हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर इंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों, आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं जो कि दिसंबर 2025 के पेपर में आ सकते हैं। BHIC 132 आपका सब्जेक्ट का कोड है। दोस्तों, इस किताब का नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1206 CE तक। CE का मतलब होता है कॉमन एरा या सामान्य युग, यानी कि 0 ईस्वी के बाद में अगर आगे की तरफ जाएं अपन तो 300 ईस्वी आती है ना। तो 300 ईस्वी और 1206 ईस्वी के बीच में भारत के अंदर इतिहास के अंदर जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ सवाल हैं वो सेलेक्ट किए हैं, PYQ को देखा है और आपकी बुक भी पढ़ी है, ठीक है, और एनालिसिस किया कि भाई इस साल कौन से पेपर आ सकते हैं। चलो पहला सवाल देखते हैं। गुप्तों के अंतर्गत उनकी आर्थिक स्थिति, समाज और संस्कृति के बारे में बताएं। देखो, पढ़ने से पहले है ना ईयरफोन लगा के आप क्लास सुनना और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके सुनना। पेपर आपको पता ही है 100 नंबर का आता है, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए और 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम ये लगता है, ठीक है। टाइम आपको 3 घंटे का इसमें मिलता है। देखो, गुप्तों के अंतर्गत जो गुप्त साम्राज्य था ना, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त था, राइट। तो गुप्तों के अंतर्गत उनकी आर्थिक स्थिति, समाज और संस्कृति के बारे में हमें बताना है। तो देखो, गुप्तों की जो गुप्त वंश था उनकी आर्थिक स्थिति देखते हैं, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था। आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था एक ही बात है। 20 नंबर का सवाल आएगा, लगभग 400-500 शब्द लिखने होंगे आपको, है ना, 4-5 पेज भरने हैं। देखो, आर्थिक स्थिति के अंदर हमेशा कृषि आएगी, है ना, व्यापार वगैरह आता है। तो देखो, कृषि के बारे में लिख दो। जिस भूमि पर खेती की जाती थी उसे क्षेत्र कहा गया, और जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, यानी कि जो बंजर भूमि होती थी, उस प्रकार की भूमि को खिला या फिर अपर हत कहा गया। भूमि को नापने के लिए अनेक प्रणाली का उपयोग किया गया, जैसे कि निर्वातन प्रणाली और कुल्लेवाप प्रणाली। द्रोणवाप प्रणाली भी थी, जो गेहूं, धान, दालें, चना, सब्जियां, गन्ने की पैदावार की जाती थी। गुजरात में मौर्य काल के दौरान बनी सुदर्शन झील की मरम्मत गुप्त राजा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुई थी। उनके राज्यपाल चक्रपालित, यानी कि दोस्तों ये जो सुदर्शन झील थी ना, इसकी लोकेशन सौराष्ट्र थी। सौराष्ट्र एक जगह पड़ती है गुजरात के अंदर। ये सुदर्शन झील काफ़ी ज़्यादा काम में आती थी और बार बार ये टूटती भी रहती थी, ठीक है, दरार पड़ती रहती थी। तो देखो, सुदर्शन झील की जो मरम्मत था वो किसने करवाई? गुप्तों का एक राजा था स्कंदगुप्त, इसके शासनकाल में हुई थी, है ना। और इसके शासनकाल में दोस्तों चक्रपालित एक राज्यपाल था, इसने करवाई थी इसकी रिपेयरिंग, क्योंकि यह भारी वर्षा से टूट जाती थी सुदर्शन झील। सिंचाई कुओं के माध्यम से की जाती थी। कुओं से पानी खींचने के लिए अलग अलग यंत्र होते थे, जैसे कि घटी यंत्र और अर्गट। आपने देखा होगा ना दोस्तों, आप तो शायद सन 2000 ईस्वी के बाद के जनरेशन के हो, ठीक है, लेकिन कभी गांव या देहात के अंदर जाने का मौका मिले तो ज़रूर देखना आप। मतलब आज भी मतलब बाल्टियाँ हैं दोस्तों, एक दूसरे से कनेक्ट होती थी। उन बाल्टियों को घुमाया जाता था एक व्हील के माध्यम से, एक चक्कर के माध्यम से, और फिर वो बाल्टियाँ पानी में जाती थी, पानी को ऊपर की तरफ खींच के लाती थी। तो ऐसे जो सिस्टम मैकेनिज्म थे उनको घटी यंत्र अर्घट बोलते थे। गुप्त काल में लोगों ने जमीन को नगद के रूप में खरीद कर धार्मिक उद्देश्य के लिए ब्राह्मण, जैन, बौद्ध मठों को दान में दे दिया। कि उन्होंने सोचा कि यार चलो दान में दे देते हैं, ठीक है, दान में ही दे देते हैं ज़मीनों को। राजा के अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले ज़मीन दी जाने लगी, है ना। मतलब नगद वेतन के बदले राजा है ना अपने कोई भी अधिकारी, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो सैनिक अधिकारी हो, उसको क्या देता था? ज़मीन देता था। लेकिन जिसको भी ज़मीन मिलती थी वो खुद इस पर खेतीबाड़ी का काम नहीं करता था। इससे समाज में एक नया वर्ग उभर के सामने आया, मतलब शक्तिशाली भूस्वामी वर्ग। इससे भूस्वामी की, जिसको ज़मीन मिलती थी ना अधिकारी की, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि वो खेती वाली ज़मीन पर अन्य किसानों से फसल की पैदावार भी ले सकता था, अपनी सेना भी रख सकता था। गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो भूमि के लेन देन में संलग्न थे, यानी कि भूमि की खरीद फरोख्त करते रहते थे। ग्रामिक, कुटुंबिक और महतर ऐसे लोगों को कहते थे गुप्त काल के अंदर। राजाओं से भूमि प्राप्त करने वाला प्रभावशाली भूस्वामियों के कारण किसानों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि जो छोटे किसान थे ना भाई, उसके पास तो पहले से ज़मीन कम थी और राजा है अपने अधिकारियों को बड़ी बड़ी मात्रा में ज़मीन देने लगा। तो किसानों की हालत ख़राब हो गई, जबरन काम करवाएगा। और जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी निम्न थी, जैसे कि कृषि बाल, कृषक और किन्नस, ऐसे किसानों को कहा जाता था जो गरीब किसान होते थे गुप्त काल में।
कुछ किसानों को दासों के रूप में, स्लेव के रूप में भी खेतों में जबरदस्ती काम करवाया जाता था। एक ग्रंथ है प्राचीन भारत का कामसूत्र, उसके अनुसार गुप्त काल में महिला दासों का उत्पीड़न किया जाता था। गुप्त काल में छोटे छोटे राज्यों का भी उद्भव हुआ और नए राजा तथा जनता कृषि कार्य में रुचि नहीं लेती थी। पहले से ही दोस्तों खेती है वो कम की जाने लगी और जो किसान थोड़े बहुत बचे थे उन पर कर लगाया जाने लगा राज्य के द्वारा। इसलिए मतलब किसानों का जो दुर्दशा है, उनकी हालात है वो बद से बदतर हो गई। और गुप्त काल में जो कृषि पर जो लगने वाले टैक्स थे, कर थे, उनको विष्टि और बेगार कहा जाता था। दस्तकारी उत्पादन और व्यापार। दोस्तों दस्तकार कौन होते हैं? जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, सुनार, है ना, लोहार, ये सब दस्तकार होते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं। तो देखो गुप्त काल के दौरान दस्तकार मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, टोकरी, घरेलू उपयोग के लिए धातु के औजार, विलासिता यानी कि जैसे कि हुक्का वगैरह है ना, शराब वगैरह पीने के लिए बर्तन वगैरह है, ये लग्जरियस चीज़ें बनाते थे। सोने चांदी एवं मूल्यवान पत्थरों से भी आभूषण, ज्वेलरी बनाई जाती थी। हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें होती थी। शानदार किस्म की सूती, रेशमी कपड़े और संपन्न लोगों की वस्तुओं का उत्पादन होता था। यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो भी डेली लाइफ में वो काम में लेते हैं, उनके लिए चीज़ें बनाई जाती थी। कुछ वस्तुओं का उत्पादन भारत में होता था और कुछ वस्तुओं को बाहर से मंगवाया जाता था, दूसरे देशों से मंगवाते थे। रेशमी वस्त्र बनाने वाले कारीगर गुजरात छोड़ करके मालवा क्षेत्र में आ गए। मालवा मध्य प्रदेश का जो बीच का हिस्सा ना, उसको मालवा कहते हैं। तो कोई कारण रहा होगा, गुजरात से जो कारीगर दस्तकार थे वो मालवा क्षेत्र में आ गए। अमरकोश और बृहत संहिता जैसे ग्रंथों में हमें इन वस्तुओं और दस्तकारों की श्रेणियों का पता चलता है कि जो कुम्हार है, नाई है ना, ये सब, सॉरी दस्तकार में नाई नहीं आएगा, कुम्हार आता है, सुनार आता है, लोहार, ये सब आते हैं। इन श्रेणियों का उल्लेख मिलता है इन ग्रंथों से। तक्षशिला, जहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, अहिछत्र, मथुरा, राजघाट और गंगा घाटी, पाटलिपुत्र यानी कि जहाँ पे आज वर्तमान में पटना शहर बसा हुआ है, आदि स्थानों की खुदाई से दोस्तों हमें मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के पत्थरों की मालाएं, कांच की वस्तुएं, धातु की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। इन वस्तुओं के गुणवत्ता शक और कुषाण काल में जो दस्तकारी वस्तुएं थी उनसे क्वालिटी कमी थी गुप्त काल में। तो हम कह सकते हैं गुप्त काल में जो दस्तकारी है ना, उनमें ह्रास हुआ, डिक्लाइन आया दस्तकारिता में। गुप्त काल में आंतरिक व बाह्य व्यापार फला फूला। गुप्त व्यापारियों का रोमनों के साथ में व्यापार होता था। गुप्त राजाओं ने तांबे और चांदी, शीशे के सिक्के चलवाए। पाटलिपुत्र और उज्जैन में व्यापारिक गतिविधियां होती थी। नगर श्रेष्ठी और सार्थवाह गुप्त काल में व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे, जो कि व्यापारियों की समस्या को राजा के सामने उठाते थे। क्या नाम था इनका? नगर श्रेष्ठी और सार्थवाह। ठीक है, ये व्यापारियों के हितों की रक्षा करते थे। व्यापारियों के संगठन भी बने थे, जैसे कि कपड़ा बेचने वाले व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इन संगठनों को श्रेणियाँ कहा जाता था। दस्तकारों का स्थान ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्यों से नीचे था। वैश्य यानी कि जो व्यापार में संलग्न थे, व्यापार में लगे हुए थे, इनसे नीचे ही आते थे दस्तकार। समाज के अंदर प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय होता था। जैसे कि कुम्हार, सुनहार जैसे ही लोगों की निर्भरता कृषि उत्पादन पर और अधिक बढ़ने लगी, वैसे ही दस्तकारी उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों का पतन होना प्रारंभ हो गया। जैसे दोस्तों दस्तकारिता में जो जितने भी लोग लगे हुए थे ना, अगर वो खेती बाड़ी की तरफ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो नगर शहर हैं उनका भी पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि नगर और शहर क्यों बसते हैं? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग क्राफ्टमैन होते हैं, अलग अलग दस्तकार होते हैं, उसी की वजह से शहर टिका होता है। लेकिन जब खेती बाड़ी करने लग जाएंगे, गांव की तरफ चले जाएंगे दस्तकार, तो मतलब शहर कहाँ बचेंगे। गुप्तों का समाज कैसा था? प्रत्येक वर्ण के अनुसार, यानी कि क्षत्रिय होगा तो वो समाज की रक्षा करेगा, ब्राह्मण होगा तो वो आदेश, उपदेश, ये सब ज्ञान की बातें करेगा। प्रत्येक वर्ण के अनुसार उनके अधिकार, कार्य, कर्तव्य होते थे। ब्राह्मण जो होते थे ना, राजा पर काफ़ी प्रभाव रखते थे। जो भी राजा वो कहते थे वो कर देता था राजा ब्राह्मणों को अनुष्ठान यानी कि यज्ञों और हवन करने के बदले गिफ्ट देता था, जमीन भी देता था। ब्राह्मण बस्तियों को ब्रह्मदेय और अग्रहार कहा जाता था। मतलब राजा जो दान में जो जमीन देता था ना, उसको ब्रह्मदेय और अग्रहार कहते थे। इसलिए ब्राह्मण की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। कुछ जातियों की वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया क्योंकि इनकी उत्पत्ति है अंतर्विवाह के कारण हुई। अंतर्विवाह क्या होता है? दो अलग अलग जातियों के बीच में जो विवाह होता है, इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि चांडाल, चरमकार ये भी अछूत समझे जाते थे। इनको जाति व्यवस्था से बाहर रखा गया। उच्च वर्ग की महिलाओं की हालत है वो खराब थी, लेकिन रानी प्रभावती जैसी जो महिलाएं थीं, इनके पास में कुछ विशेषाधिकार थे। महिला से जो एक्सपेक्टेशंस की जाती थी कि वो आदर्श पत्नी और आदर्श माँ बनेगी। नगरों में रहने वाले लोग खुशहाल और शानदार सभ्य जीवन व्यतीत करते थे। तो गांव में रहने वाले और शहरों में जो लोग रहते थे, उनके जीवन में अंतर था।
कभी कभी तो लोग है ना ऐसा काम भी करने के लिए मजबूर हो जाते थे जो कि उनके मतलब वर्ण के अनुसार नहीं होता था। तो मतलब होता है ना, इंसान की अगर हालत ख़राब हो जाए, मान लो नौकरी ना लगे, ठीक है, काम धंधा भी ना मिले, तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो बड़ी जाति का, वो भी निचले से निचले काम कर सकता है। ऐसा गुप्त काल के अंदर देखा गया था। गुप्त काल की संस्कृति देख लेते हैं। गुप्त काल को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों गोल्डन एज के ना गोल्डन एरा था गुप्त काल, क्योंकि इस समय पर वास्तुकला, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, ठीक है, कला का उपयोग किया गया, भाषा और साहित्य क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल हुई, जैसे कि दोस्तों दशावतार मंदिर जो कि झांसी में स्थित है, भीतरगांव मंदिर जो कि कानपुर यूपी में है, जबलपुर का विष्णु मंदिर, और सतना, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है सतना का शिव मंदिर, और नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। ये अद्भुत वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना गुप्त काल में बनाए गए थे। संस्कृत भाषा को दरबार की आधिकारिक भाषा बनाकर इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि दोस्तों संस्कृत को ही आगे बढ़ाने का काम है गुप्तों के जो राजा थे वो करने लगे। महायान बौद्ध संप्रदाय के विद्वान, कवि, नाटककार, व्याकरण के जो आचार्य थे वो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। महायान क्या है? बौद्ध धर्म की एक शाखा का नाम है। जैसे हीनयान है, वज्रयान, वैसे ही महायान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य का संकलन मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया इनकी शिक्षाओं को। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच में ये काम हुआ था। और दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य एक उपाधि का नाम है, ठीक है। क्यों कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, पूरा नाम क्यों है? क्योंकि शकों का संहारक थे। जो शक थे ना, शकों को मारने वाले थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े विजय अभियान किए, इसलिए इतिहास में चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है भाई, ठीक है। ये कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। ये इसके दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास जी रहते थे। इन्होंने, कालिदास जी आप जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये महान 3 नाटक लिखे हैं दोस्तों, है ना। और काव्य भी लिखे हैं, काव्य जिसमें कविताएं वगैरह आपको, कहानियां वगैरह मिलती हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। तो भाई 3 नाटक और 3 काव्य लिखे हैं, ठीक है। किसने? कालिदास जी ने। अन्य रचनाएं भी देख लो जो गुप्त काल में की गई। वराह मिहिर की बृहद संहिता जो कि खगोल विज्ञान, है ना, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, ग्रहों की चाल से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान जिसके अंदर पेड़ पौधों की जानकारी खंगाली जाती है। ऐसा ही दोस्तों आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम जो कि हमें ज्योमेट्री, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, है ना, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब बताता है। तो कितनी बड़ी बात है कि भाई प्राचीन भारत के अंदर ऐसी महान किताबें लिखी गई। चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, ये चिकित्सा से संबंधित थी। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा समझ में? तो कैसा लग रहा? कौन कौन पहली बार पढ़ रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कैसा लग रहा वीडियो सॉल्यूशन वो भी मेरे को बता दे, ताकि पता तो चले और कहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण का वर्णन करें। देखो सवाल ये कैसा भी आ सकता है, ये सवाल ऐसे भी आया हुआ है। सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में पूछा था कि समुद्रगुप्त के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य का समेकन, प्रसार और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ। यानी कि दोस्तों गुप्त साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। समुद्रगुप्त बहुत तगड़ा राजा था, ठीक है, बहुत सारे राजाओं को हराया, उत्तर भारत के राजा को हराया, दक्षिण भारत के राजा को हराया। ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको मैंने आपको बताया एक उपाधि, टाइटल मिला हुआ था, क्योंकि शकों का संहारक था, शकों का शत्रु था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान देख लेते हैं भाई। इन सभी का उल्लेख हमें इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में मिलता है, ठीक है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में एक स्तंभ शिलालेख है, उसमें लिखा हुआ है भाई कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे राजाओं को हराया। गुप्त शक्ति का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण यानी कि गुप्त साम्राज्य को मजबूत बनाने का जो काम है वो समुद्रगुप्त के विजयों के माध्यम से हुआ था। और ये इसकी जो नीतियाँ थी काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसीज थी, छोड़ता नहीं था किसी को। दक्षिण के राजाओं को हरा करके उनको अपने क्षेत्र में शासन करने दिया तथा उनसे भेंट जो उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं, वही लिया दक्षिण के राजाओं को हरा करके। जबकि उत्तर भारत के जो राजा थे ना, उनको हराकर मतलब लूट का सामान भी ले लिया और उनके राज्य को अपने में भी मिला लिया। ये अंतर था भाई। दक्षिण भारत के राजाओं को हराकर मतलब उनको शासन करने दिया कि भाई मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें और तुम्हारा क्षेत्र भी कब्जा नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मुझे गिफ्ट देते रहना टाइम टू टाइम। लेकिन उत्तर भारत के राजाओं को हराकर उनके ज़मीन वगैरह भी गुप्त साम्राज्य में मिला ली थी। समुद्रगुप्त के आर्यावर्त या उत्तरी भारत में सैनिक अभियान देखो भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए आ सकता है।
गुप्तों के राजा समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में, यानी कि जिसको आर्यावर्त कहते हैं, प्रमुख 2 आक्रमण किए थे। इन युद्धों में दक्षिण में अपनी नीति के विपरीत शासक राजवंशों का सफाई करना था, यानी कि निर्मम तरीके से उत्तरी भारत के जो क्षेत्र थे राजाओं को हरा दिया, है ना, मार दिया, उनकी ज़मीन कब्जा कर ली, गुप्त साम्राज्य मिला लिया। और कुछ राजा थे जो हार गए थे, रुद्रदेव मटीला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युता और बलवर्मन, ये राजा हार गए थे समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत की संपूर्ण ऊपरी गंगा घाटी पर विजय प्राप्त की और पंजाब में भी अपना डोमिनेंस दबदबा है वो दिखाया, और मालवा और अभिरा जैसे जनजातीय समूहों को भी अपने अधीन कर लिया। पड़ोसी राज्यों से उत्पन्न खतरों को समाप्त करना और बढ़ते साम्राज्य के भूभाग को सुरक्षित करना इनका लक्ष्य था। मतलब कि गुप्त साम्राज्य बचा रहे, कोई आक्रमण ना कर सके। इससे गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था, जिससे आगे का विस्तार का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। आगे चलते हैं भाई। समुद्रगुप्त का उत्तरी अभियान पढ़ लिया है, जहाँ पर वो राजाओं को हरा देता था, मार देता था, उनके क्षेत्र को कब्जा कर लेता था। अब पढ़ते हैं दक्षिण भारत में अभियान। वह गंगा घाटी से मध्य प्रदेश के जंगलों से होते हुए उड़ीसा तट तक गए, फिर तट के किनारे दक्षिण की ओर गंजाम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर जिले से होकर के गुजरे थे। इस तरह से मैंने आपको एक पूरी यात्रा इनकी दिखा दी है ना, किस तरह से दक्षिण भारत में गए। सर्वप्रथम उनका जो सामना है वो दक्षिणी कौशल, आज के टाइम पर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है ना, ठीक है, वहाँ पर हुआ था राजा महेंद्र से, और राजा महेंद्र को हरा दिया था समुद्रगुप्त ने। वह तट की ओर बढ़ता रहा। पल्लवों की राजधानी जो कांची थी, चेन्नई के पास में पल्लवों की राजधानी कांची थी, वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने राजा विष्णु को हरा दिया समुद्रगुप्त ने। तो एक के बाद में एक राजाओं को हराता चले गए। अब ये सारी जानकारी हमें कौन बता रहा है? इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है ना। शिलालेख क्या होता है? पत्थर की सतह पर, है ना, पत्थर की सतह पर उत्कीर्णित लेख, वो क्या कहलाता है? शिलालेख। तो इसमें जैसे कि अनेक राजाओं को हराया, महाकांतारा को हराया, कोरता, पिस्तपुरा, कोट्टूरा, एरंडापल्ला, अवमुक्त, पालक्का, देवराष्ट्र, ठीक है, ऐसे राजाओं को हराया। टोटल 12 से ज़्यादा राजाओं को हराया था, राजाओं को, जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। दक्षिण भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समृद्ध व्यापार, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब आता है दोस्तों। तो भारत इस समय पर व्यापार कर रहा था इनसे मसाले मोती के लिए, है ना, और बहुत सारा जो पैसा वो भारत को मिलता था। तो कुल मिलाकर के मतलब जो दक्षिण भारत में किस तरह से अभियान करते थे कि मतलब पहले तो राजा को बंदी बना लेते थे, उन्हें मुक्त कर देते थे, है ना, और उनको कहते थे कि भाई तुम टैक्स देते रहना, गिफ्ट देते रहना, और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से तुम शासन कर सकते थे, करो, ठीक है। ये दक्षिण भारत में उन्होंने नीति अपनाई, ये नीति अपनाई। देखो, सर्वोच्चता की स्थापना, इसमें आप लिख सकते हो कि उन्हें महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। आगे चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के अंतर्गत मौर्य गुप्त साम्राज्य। देखो मैं आपको बताऊं भाई, चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं ना, मौर्य साम्राज्य है ना, बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इतिहास के अंदर 3 चंद्रगुप्त हुए हैं। एक तो मौर्य वंश का संस्थापक फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य का जो राजा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, और एक ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो 3 चंद्रगुप्त हुए हैं, जिसमें सबसे जो महान है वो एक तो मौर्य साम्राज्य का था चंद्रगुप्त, है ना, कौटिल्य के टाइम पर, और एक ये गुप्त के टाइम पर दोस्तों, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और गद्दी हासिल कर ली। अपने भाई को क्यों मार दिया? क्योंकि दोस्तों शकों से बहुत डर लगता था, शक राजाओं से बहुत डरता था इसका भाई, है ना, और इसी डर के चलते दोस्तों अपनी पत्नी को भी देने के लिए तैयार हो गया। और ये बात है वो पसंद नहीं आई कि वो भाभी को शक राजाओं को दे देगा, ठीक है। तो अपने भाई की हत्या कर दी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका उल्लेख हमें विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम हर्षचरित काव्य मीमांसा में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेरनाग के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके नागों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है। तो पहले शादी बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से भी होती थी, ऐसा नहीं भाई कोई अफेयर या कोई प्यार टाइप की चीज़ होती थी, ठीक है, लड़के और लड़की में, राजा या राजकुमारी में नहीं, ऐसा बहुत कम केसों में देखा गया। पहले के टाइम पे राजा इसलिए शादी करते थे ताकि 2 डायनेस्टी के बीच में, 2 वंशों के बीच में मधुर संबंध हो जाए, लड़ाई कम हो जाए। तो इसलिए नागों की जो राजकुमारी थी कुबेरनाग के साथ में विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह उसने वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन
द्वितीय के साथ में यहाँ पे 2 का मतलब द्वितीय है। रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को भी हराया तथा उसके राज्य का अधिग्रहण किया। इससे पश्चिमी भारत की शक क्षत्रप शासन का अंत हो गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों की एक शाखा थी, ब्रांच थी, जिसका नाम था शक क्षत्रप शाखा, उसका अंत कर दिया और गुजरात, काठियावाड़ तथा दक्षिण मालवा गुप्त साम्राज्य के अंग बन गए। सांची कहाँ पर? मध्य प्रदेश, जहाँ पर एक स्तूप भी है, भगवान बुद्ध के अवशेष जहाँ पर रखे गए हैं। तो सांची के पास उदयगिरी की गुफाओं के अभिलेख तथा सांची की एक अभिलेख में चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय उसके अधीनस्थ राजाओं एवं सैनिक अधिकारियों का संदर्भ मिलता है कि कौन कौन जो राजा हैं उसके नीचे आए करते थे, है ना। उदयगिरी की गुफाओं के अभिलेख से हमें मिलता है। और कुछ समय के लिए वो मालवा में भी रुका था, ऐसा अभिलेख में लिखा है। इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई क्योंकि वो शक राजाओं का शत्रु था। मेहरौली के लौह स्तंभ पर लिखे हुए अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु क्षेत्र को पार करके बैक्टीरिया ये सिंधु क्षेत्र के उस पार है, अफगानिस्तान के इलाके में बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को हराया तथा बंगाल के शत्रुओं पर भी विजय हासिल की। चीनी यात्री फायान के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त प्रजा संपन्न, खुश थी, प्रसन्न थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को उत्तर पश्चिमी से लेकर पूर्वी भारत तक बढ़ा दिया था। ठीक है, कहा जाए तो दोस्तों ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इधर आप ये मलेशिया, फिलीपींस तक देख लो, यहाँ तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। गुप्तोत्तर काल में राजा हर्षवर्धन के प्रशासन तथा इनके विजय अभियानों के बारे में बताएं। दोस्तों, गुप्तोत्तर का मतलब है गुप्त काल के बाद में यानी कि 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में गुप्त काल चला है। गुप्त काल 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच में चला है। तो उसके बाद में जो भी टाइम आता है वो गुप्तोत्तर या गुप्त अवधि के बाद में काल के नाम से जाना जाता है। तो राजा हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश का राजा था। हरियाणा में थानेसर नाम की जगह पर यह रहता था। हर्षवर्धन के प्रशासन में केंद्रीकृत राजशाही शासन को सामंती तत्वों के साथ में मिश्रित किया गया था। सामंती तत्व क्या होता है? जब राजा अपने अधिकारी को ज़मीन देता था और उस ज़मीन पर जो अधिकारी है वो किसान रख करके, है ना, सेना भी रखता था, फसल भी लगवाता था, उसको सामंत कहते हैं। तो हर्षवर्धन के प्रशासन में ऐसा देखा गया। और एक सुव्यवस्थित नौकरशाही थी, यानी कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सरकारी अधिकारी होते थे। और हल्का कराधान, यानी कि दोस्तों जो टैक्स था बहुत कम था, उत्पादन का लगभग 1/6 भाग था। यानी कि आपके पास में 60 किलो गेहूँ अगर हैं तो 10 किलो गेहूं ही सिर्फ राज्य को देते थे। और राजा विद्वानों, अधिकारियों और धर्म के लिए 4 भाग वाली राजस्व प्रणाली अपनाता था। यानी कि जितना भी पैसा उसको रेवेन्यू टैक्स के रूप में मिलता था उसके वो 4 भाग कर देता था। देखो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सवाल दोस्तों 2 सवाल हैं ये टोटल। एक तो प्रशासन के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ पर उसने विजय अभियान किए वो भी बताना है। कुछ भी आ सकता है, हर एक सवाल है वो काम का है, कुछ भी फालतू नहीं है। देखो, विकेंद्रित सामंतवाद, देखो कहा जाए तो हर्षवर्धन के टाइम पर दोस्तों राजा ही सबसे बड़ा होता था, लेकिन जो अधिकारी जमीन पाकर के शक्तिशाली हो जाते थे कभी कभार ये राजा की बातें नहीं मानते थे। राजस्व प्रणाली देख लो। अब राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि राजा के खर्च इससे निकलते थे, विद्वानों की खर्च, है ना, कोई भी पेंटिंग बना रहा है, कोई भी कविता लिख रहा है, कोई भी किताब लिख रहा है तो उस पर खर्च किया जाता था राजस्व का एक हिस्सा। और तीसरा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के लिए और चौथा हिस्सा धार्मिक उद्देश्यों के लिए। और राजा हर्षवर्धन के टाइम पर टैक्स भूमि कर बहुत कम था, 1/6 मैंने पढ़ा दिया। प्रशासनिक परिभाग, यानी कि पूरे राज्य को दोस्तों भुक्ति, विषय और पाठक और गाँवों के अंदर बांट दिया जाता। जैसे कि एक देश को राज्य को फिर जिले को तहसील में या ब्लॉक में और फिर गांव के अंदर बांटा जाता है। तो जिले को विषया कहते थे, ऐसे प्रांत को भुक्ति कहते थे। केंद्रीय नियंत्रण, देखो व्यवस्था और समन्वय बनाए रखने के लिए हर्ष ने नियमित रूप से निरीक्षण किया अपने सारे विभागों का। न्याय व्यवस्था देख लो, इसमें गंभीर अपराधों के लिए अंग विच्छेदन, यानी कि हाथ पैर है वो काट दिए जाते थे। जैसी कठोर सजाएं हर्षवर्धन के काल में थी। बौद्ध प्रभाव के तहत नरमी भी दिखाई, है ना, क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है अहिंसा, ठीक है, किसी जानवर को मत मारो। नौकरशाही और अभिलेख, इसमें एक सुव्यवस्थित नौकरशाही, सार्वजनिक अभिलेखों के लिए रख रखाव के लिए एक विभाग था। अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे, अलग अलग उनके काम होते थे। समाज कल्याण,
राजा हर्ष ने एक विश्राम गृह बनवाया, ज़रूरतमंदों की देखभाल की, और साम्राज्य के अंदर कोई दास प्रथा नहीं थी, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता था काम के लिए। घुड़सवार सेना भी थी, रथ भी थे, हाथी भी थे, पैदल सेना भी थी, एक विशाल सेना बनाए रखी। प्रमुख अधिकारी को नाम देख लो भाई, महासामंत, प्रमात्रा, महाराजा, कुमार माते। कुमार माते बहुत बड़े अधिकारी होते थे, ये अधिकारियों के नाम हैं। उपरिका कौन होता था? ये भुक्ति, भुक्ति या फिर किसी राज्य का एक सबसे बड़ा व्यक्ति, जैसे कि आज के टाइम पे मुख्यमंत्री ना, वैसे ही ये उपरिका होता था। विषयपति कौन होता है? ये विषय का प्रमुख होता था। कायस्थ मुख्य लेखक को कहते थे। श्रेष्ठी, सार्थवाह और प्रथम कुलिका कौन होते थे? बैंकर, कारवों के लीडर और मुख्य शिल्पकार होते थे। कारवा मतलब बहुत सारा जो समूह जा रहा है उसका लीडर कौन कहलाता था? सार्थवाह कहते थे उसको, लीडर को सार्थवाह कहते थे। हर्षवर्धन के विजय अभियान एवं क्षेत्र विस्तार देख लो भाई। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत पर शासन किया, बहुत बड़े क्षेत्र पे किया, और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए काफ़ी सारे सैन्य अभियान भी चलाए, लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि पंजाब, कन्नौज और बंगाल, मिथिला जो बिहार में आता, और उड़ीसा में काफ़ी सारे सैन्य अभियान किए थे राजा हर्ष ने। प्रारंभिक अभियान देख लो इसका। अपने भाई और बहनों की हत्या के बाद में दोस्तों 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर आसीन हो गए, यानी कि गद्दी पर जब बैठा तब भी राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य पर काफ़ी समस्याएं हैं वो मंडरा रही थी। हर्ष के प्रारंभिक मिशन अपनी बहन जिसका नाम था राजेश्री, उसको बचाना था, जंगलों में चला गया था। राजा हर्ष अपनी बहन को बचाने के लिए और अपना परिवार को बदला लेना वो चाहता था। उसने मालवा के देवगुप्त को हरा दिया, जो बंगाल के मुख्य प्रतिद्वंदी शासक का शशांक का सहयोगी था। शशांक से भी नहीं बनती थी, किसके? राजा हर्षवर्धन की। उन्होंने बंगाल के राजा शशांक के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसने धोखे से उसके भाई की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो परिवार का बदला लेना चाहता था राजा हर्ष। शशांक को घेर कर कमज़ोर करने के लिए हर्ष ने कामरूप एक जगह का नाम है दोस्तों, असम में पड़ती है। असम के राजा भास्कर वर्मन के साथ एक महत्वपूर्ण गठबंधन किया। यह अभियान लंबा चला। शशांक की मृत्यु के बाद 620 ईस्वी में ही हर्ष ने बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर पूर्णतः नियंत्रण कब्जा कर लिया। उन्होंने थानेसर, जो कि हरियाणा के अंदर है, और कन्नौज के 2 राज्यों को एकजुट किया, है ना, एक साथ मिला, जिससे कन्नौज को उसकी नई राजधानी बनाया। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज को। और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ 3 शक्तियों के बीच में। पढ़ाऊंगा, 10 नंबर का सवाल बन सकता है भाई, ठीक है, बने रहना। उत्तर और पश्चिमी भारत में विस्तार भी किया हर्ष ने उत्तरी भारत के अधिकांश भागों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए 6 वर्षों तक लगातार युद्ध किए। उन्होंने वल्लभी, जो कि सौराष्ट्र या गुजरात में पड़ता, वहाँ पर मैत्रक वंश था, तो मैत्रकों के राजा ध्रुवसेनादित्य को पराजित किया। किसने? राजा हर्ष ने किसको हराया? ध्रुवसेनादित्य को हराया। बाद में उनके वैवाहिक संधि बन गई, विवाह कर लेते थे, ठीक है, अपने राजकुमारी का विवाह करवा देते थे। ध्रुवसेना ने सामंती जागीरदार के रूप में शासन किया, यानी कि वो अधीनता स्वीकार करते थे राजा हर्ष की। उन्होंने कश्मीर सहित, यानी कि राजा हर्ष ने कश्मीर के साथ अनेक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के एक दांत का भी अवशेष उन्होंने प्राप्त किया था इन अभियानों के साथ। और दोस्तों सिंध और नेपाल के अनेक राजाओं को अपने कंट्रोल में रखता था राजा हर्ष। दक्षिणी विस्तार देख लो। हर्ष ने शक्तिशाली चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध चढ़ाई करके नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्ष को हरा दिया। राजा हर्ष हार गया भाई, ठीक है। इसका उल्लेख हमें ऐहोल शिलालेख में भी मिलता है और चीनी यात्री सुआनजेंग के वृत्तांतों में भी मिलता है। अंतिम अभियान देख लो। राजा हर्ष का अंतिम ज्ञात सैन्य अभियान 643 ईस्वी में कलिंग एक प्राचीन नगर का नाम है, जो कि उड़ीसा में पड़ता था, वहाँ पर अंतिम सैन्य अभियान किया था, जो सफल रहा था। सैन्य शक्ति और राजनीतिक कूटनीतिक के संयोजन या मिलने के बाद हर्ष ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो पंजाब से बंगाल तक, हिमालय से नर्मदा नदी तक फैले उत्तरी और पूर्वी भारत के अधिकांश भाग को कवर करता था। ये देख लो भाई, उत्तरी भारत पूरा, लगभग उत्तरी भारत पर किसका कब्जा था? राजा हर्ष का कब्जा था। अब देखिए आगे चलते हैं। पल्लव, पांडे, कलचुरी के शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, समाज के बारे में बताइए। दोस्तों इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई, 20 नंबर का सवाल आ सकता है। देखते हैं भाई इसको भी, है ना। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और पेपर देने के बाद में आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। मतलब हमें पल्लवों की शासन प्रणाली बता ली है, पल्लव के अर्थव्यवस्था, पल्लव का समाज भी बताना है। सबसे पहले तो पल्लवों की शासन प्रणाली देख लेते हैं। देखो पल्लवों की एक सुव्यवस्थित केंद्रीकृत राजतंत्र प्रणाली थी, यानी कि राजा का जो कहना था हर कोई मानता था, राजा के पास में सबसे ज़्यादा ताकत होती थी, और राजा है ना उसको टाइटल, उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे कि धर्म महाराजा,
ये सब उपाधि मिलती थी। राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि एक देश को राज्य, राज्य के बाद जिले, जिले के बाद में तहसील, ऐसे बांटा जाता है। जैसे इसमें पल्लव वंश में भी दोस्तों पल्लव राज्य में मंडलम, कोट्टम, नाडु, उर ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी। और इन प्रशासनिक इकाइयों को स्थानीय स्वायत्ता थी, यानी कि ये जो अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते थे। ग्राम सभा दोस्तों, इसके काम क्या होते थे? ग्राम सभा के ब्राह्मण बस्तियों और किसानों के लिए न्याय वगैरह का काम करना, भूमि अभिलेखों का प्रबंधन करना, यानी कि जो पटवारी काम करता ना आज, वही ये ग्राम सभाएं भी काम करती थी पल्लव वंश में। पांडे वंश का जो प्रशासन है ना, या शासन प्रणाली देखते हैं। पांडे भी एक राजतंत्र थे, यानी कि राजा है वही शासन चलाता था, है ना। चाहे वो मंत्री परिषद की हेल्प जरूर लेता था, लेकिन वो ताकतवर होता था पांडे वंश में भी। पांडे वंश की राजधानी मदुरई थी। राजा को मंत्री परिषद का सहयोग प्राप्त था और एक शक्तिशाली सेना भी इसकी हेल्प करती थी। राज्य पांडे मंडलम, वल नाडस और कुर्रम में विभाजित थी। पल्लवों की तरह उन्होंने ब्राह्मण बस्तियां भी बसाई और टैक्स कलेक्ट करने के लिए, सिंचाई प्रबंधन के लिए, है ना, उन्होंने स्थानीय सभाओं का गठन भी किया था, जिसका नाम है, पांडे वंश में स्थानीय सभाओं को अम्बलम और मनरम के नाम से जाना जाता है। ऐसे कलचोरी राज्य दोस्तों, कोई भी सवाल आए, कलचोरी राज्य, है ना, त्रिपुरी, ये छत्तीसगढ़ के आसपास पड़ता है। त्रिपुरी के कलचोरियों ने मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, जिनकी राजधानी त्रिपुरी। कलचोरियों की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी राजधानी थी, ठीक है। सॉरी, मैंने छत्तीसगढ़ गलत कहा है। ये जो त्रिपुरी है ना, ये आज का जो जबलपुर है वहाँ पर पड़ता था त्रिपुरी। तो कलचोरियों की जो राजधानी थी वो जबलपुर के पास में थी। समय के साथ उनकी शासन प्रणाली तेजी से सामंती हो गई। वहाँ पर भी मतलब सामंत है, ताकतवर हो गई और उनकी सत्ता अक्सर क्षेत्रीय सरदारों सामंतों को सौंपी जाती थी। राजा प्रशासन का प्रमुख होता था और एक सुव्यवस्थित स्थायी सेना रखी जाती थी। हालांकि बाद के कालखंडों में सामंती सैनिकों पर निर्भरता बढ़ गई। अब देखो अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। पल्लव वंश की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। भू राजस्व आय का स्रोत था, यानी कि फसल से ही दोस्तों टैक्स कलेक्ट करता था राजा, उसी से राज्य चलता था पल्लवों का। उपज का 1/6 से लेकर 1/10 भाग है वो टैक्स के रूप में जाया करता था। 1/10 का मतलब जानते हो ना भाई, 100 किलो गेहूँ हो रहा है तो उसमें 10 किलो है, आप राज्य को दो तो कितना टैक्स हो गया? 1/10 हो गया। राजाओं ने, पल्लव वंश में राजाओं ने सिंचाई सुविधाओं में निवेश किया, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा निर्मित मामंदुर तालाब, है ना। आंतरिक और समुद्री व्यापार खूब फला फूला। चीन तथा अन्य स्थानों पर सूत्री वस्त्रों का निर्यात होता था। कांचीपुरम रेशम बुनाई का केंद्र था। व्यापारी संघों का नाम मणिग्रामम था, वो भी एक्टिव रहा करते थे। सोने चांदी के सिक्के जारी करवाए पल्लवों ने। देखो पांड्यों का साम्राज्य देख लो, उनकी अर्थव्यवस्था, चावल, कपास, गन्ना उगाते थे। पांड्य साम्राज्य में लोग व्यापार भी करते थे, समुद्री व्यापार करते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में स्थित है ना पांड्य साम्राज्य, तो इनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। और ध्यान रखना भाई, पांड्य साम्राज्य है वो अपने मोतियों के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था और रोमन साम्राज्य के साथ में, विदेशी बाजारों के साथ में कनेक्ट था, ठीक है, रोम वालों के साथ में व्यापार करता था। कायलपट्टिनम ये पांड्य साम्राज्य का एक बंदरगाह था। अरबी घोड़ों के आयात, यानी कि अरब संसार के जो घोड़े हैं भारत में आते थे और बदले में हम मसाले वस्त्र उनको बेचते थे। और एरीवरियम समिति सिंचाई तालाबों का प्रबंधन करती थी। समिति का नाम है एरीवरियम समिति। आगे चलो, कलचुरी की जो अर्थव्यवस्था वो देख लो। कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था, जिसमें धान और गेहूँ मुख्य फसलें होती थी। लोहे के हल का उपयोग उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देता हमें। कलचुरी साम्राज्य में लोहे के फल से खेती की जाती थी और स्थानीय बाजारों में जो आंतरिक व्यापार अच्छे तरह से होता था, है ना। व्यापारिक मार्ग भी काफ़ी थे कलचुरियों के पास में। इनके पास में धातु विज्ञान और का ज्ञान था। वस्त्र उत्पादन करते थे। सोने चांदी तांबे के सिक्के जो चलाए इन्होंने कलचुरियों ने। कलचुरी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? अभी बताया है भाई, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ पे पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं समाज। पल्लवों का समाज देख लें। समाज पदानुक्रमित, यानी कि समाज है दोस्तों, मतलब अपने सभी जातियों के अपने अपने अधिकार कर्तव्य अलग अलग थे, बटा हुआ था, समाज लेवल में था, ठीक है। उच्च जातियाँ थी, निम्न जातियाँ भी थी, जिसमें आर्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव और ब्राह्मणों को दिए गए प्रमुख स्थान के कारण जाति व्यवस्था और भी ज़्यादा कठोर हो गई। यानी कि दोस्तों जो निचली जाति के लोग हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाने लगा पल्लव वंश के समाज में। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था।
पल्लव काल में ब्राह्मणों को, ठीक है। और ब्राह्मणों को जो बस्तियां दी जाती थी, सेटलमेंट्स, बस्तियां दो दी जाती थी जहां पर वो अपना घर वगैरह बनाते थे, उनको ब्रह्मदेय और अग्रहारा गांव, ये अलग से भी 10 नंबर का सवाल आ सकता। तो याद रखना, पल्लव वंश में ब्राह्मणों को जो बस्तियां देता था, जो कर मुक्त होती थी, उन बस्तियों के नाम क्या होते थे? ब्रह्मदेव और अग्रहारा गांव। हिंदू धर्म फलता फूलता रहा यहाँ पर। शैव और वैष्णव। शैव कौन होते हैं? जो भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि एक ही भगवान है पूरी दुनिया में, भगवान शिव है, ये शैव संप्रदाय के लोग हैं। वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु को प्रमुख देवता मानते हैं, इनको सपोर्ट मिला पल्लव वंश में, जिनका प्रसार नयनमारों और अलवारों, ठीक है। अलवार संत कौन से होते हैं? 10 नंबर का सवाल आया। नयमार और अलवार संत कौन होते हैं? 10 नंबर का सवाल पूछा आ चुका है, PYQ उठा करके देखना। भक्ति आंदोलन से जुड़े 2 टाइप के संत थे। अलवार संत वो होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अलवार किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की। और नयनार, ये नयनमार नहीं है, ये नयनार लिखा है यहाँ पे, नयनार है, ये भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। कांचीपुरम विशेष रूप से संस्कृत अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। पांडे वंश देख लो, पांडे वंश का समाज देख लो। 4 वर्ण व्यवस्था यहाँ पर भी फैली हुई थी, जिसमें ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्रदान था। भूमि अनुदान ब्राह्मणों को मिलता था। हालांकि कुछ संदर्भों में सामाजिक प्रतिष्ठा जन्म जाति की तुलना में धन और व्यवसाय से अधिक निर्धारित होती थी। यानी कि चाहे आप ब्राह्मण हो लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है तो आपकी समाज में निम्न स्थिति होगी, ऐसा पांडे वंश में चलता था। यानी कि जिसके पास पैसा उसी का नाम था भाई पांडे समाज में। महिलाओं का आमतौर पर सम्मानजनक स्थान था। यहाँ तक कि शाही परिवारों की कुछ महिलाओं के पास संपत्ति हुआ करती थी, उनको शिक्षा भी मिलती थी। पांडे तमिल संगम कवियों को भी सपोर्ट किया करते थे। संगम कवि जानते हो ना? देखो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक जो टोटल 600 सालों का जो टाइम पीरियड था, है ना, कवि मिलते थे दक्षिण भारत में, उनका संगम मिलन होता था और वो तमिल भाषा में कविताएं लिखा करते थे। तो संगम युग के जो कवि थे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया? पांडे वंश के राजाओं ने। और वैष्णव धर्म को भी सपोर्ट किया। कलचुरी राजवंश में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पे होते थे। तो दोस्तों आपको याद करना इतना कठिन नहीं है अब, है ना, हर एक पॉइंट में सेम पॉइंट लिखे हैं। कलचुरी राजवंश में कर मुक्त भूमि मिलती थी, है ना, कर मुक्त भूमि मिलती थी। कर मुक्त भूमि मिलती थी किसको? ब्राह्मणों को, कलचुरी वंश में। इनके बाद क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र इनका स्थान आता था। ब्राह्मण का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान होता था। शिल्पों के संघ यानी कि श्रेणियाँ भी बनी थी। उसके द्वारा व्यवसायों का जो नियमन है, मतलब हर एक बिजनेस के लिए, हर एक बिजनेस टाइप के लिए, लुहार है, सुनार, उनके लिए नियम बनाता था। कौन? श्रेणियाँ बनाती थी। श्रेणी क्या होते हैं? व्यापार की, मतलब व्यापार की श्रेणियाँ, यानी कि लुहारों की श्रेणियाँ, है ना, ऐसे। तो संघ है वो नियम बनाता था। व्यापारिक संघ होते थे, हर एक श्रेणी का व्यापारिक संघ होता था। तो यह राजवंश शैव धर्म का प्रमुख संरक्षक था, यानी कि भगवान शिव को मानते थे। कलचुरी वंश के जो राजा थे, इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए और गुरुकुल, घटिका वगैरह शिक्षा केंद्र भी बनाए और सामाजिक कल्याण के कार्य भी किए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त साम्राज्य की बाद की अवधि। दोस्तों ये सवाल कैसे भी आ सकता है भाई, ऐसे भी आ सकता है कि 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य भूमि अनुदान, है ना। भूमि अनुदान क्या होता है? जैसे ब्राह्मणों को दे दिया भूमि दान में, है ना। देखो राज्य द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए जो जमीन दान में दी जाती है, चाहे आप धार्मिक क्रियाकलाप करो, वहाँ पर कोई एजुकेशन सेंटर बना दो, वो भूमि अनुदान कहलाता है, लैंड ग्रांट्स कहते हैं उनको। तो गुप्त साम्राज्य की अवधि के बाद, यानी कि गुप्त काल का टाइम मैंने आपको बताया 300 ईसा से लेकर 600 ईस्वी के बीच में था। उसके बाद में जो टाइम चलो उसको कहेंगे गुप्त साम्राज्य की बाद की अवधि। तो 700 ईस्वी और 1200 ईस्वी ये गुप्त साम्राज्य के बाद की तो टाइम है। तो इसके बाद में भूमि अनुदान, भूमि अधिकार और राजस्व प्रणाली के बारे में आपको बताना है। आगे चलते हैं। तो गुप्त काल के उत्तरवर्ती शासक में भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था केंद्र बन गया, यानी कि राजाओं ने दोस्तों भर भर के अब जमीनें दान में देना चालू कर दी। शासकों ने वफादारी को पुरस्कृत करने, यानी कि कोई अगर सैनिक अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, लॉयल है राज्य के लिए, तो राजाओं ने उसको जमीन दी। कृषि को प्रोत्साहित करके और प्रशासन स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों को बस्तियां दान में दे दी। उसको ब्रह्मदेय और अग्रहार कहा जाता है। गुप्त काल में भी मंदिरों और अधिकारियों को कर मुक्त भूमि प्रदान की। तो पल्लव वंश में भी ब्रह्मदेव और अग्रहार बस्तियों के नाम थे जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, और वही गुप्त साम्राज्य में इसे भूमि प्राप्तकर्ताओं की स्थानीय शक्तियों में वृद्धि हुई। राज सत्ता का विखंडन हुआ, यानी कि राजा है अब कमजोर पड़ने लग गया। जब भी दोस्तों सामंती व्यवस्था मजबूत होगी ना, सामंतों को अगर ज़्यादा जमीन देगा राजा तो राज सत्ता कमजोर होगी और सांप्रदायिक अधिकारों के हनन के साथ साथ किसानों का भी दमन हुआ।
मतलब एक पर्टिकुलर धर्म है, ठीक है, उसकी शक्तियाँ भी कम हुई, किसानों का भी दमन हुआ। इन अनुदानों में राजस्व अधिकार और प्रशासनिक शक्तियाँ जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, कर संग्रह करना, संसाधनों पर नियंत्रण रखना। इन अनुदानों से हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है? जो अनुदान दिए गए थे ना, ठीक है, ये जो अनुदान दिए जा रहे थे एक प्रकार का हस्तांतरण था। जैसे कि जो राजा है ना, वो सामंत को ज़मीन देगा तो ज़मीन ये कह करके देता था कि भाई ये ज़मीन मैं जैसे कि 10 बीघा तेरे को दे रहा हूँ, इस पर सैनिक रखना और फसल उगाना, कुछ जो टैक्स का हिस्सा वो राज्य को दे देना। तो राजस्व अधिकार और प्रशासनिक शक्ति हैं उसका हस्तांतरण कर दिया राजा ने, और एक नए भूस्वामी अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ और कृषि विस्तार के माध्यम से समाज का एकीकरण भी हुआ। देखो, भूमि अनुदान और अधिकारों के प्रमुख पहलू देख लो, समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। लाभार्थी कौन, किसको ज़्यादा बेनिफिट मिला भूमि अनुदान से? मुख्य रूप से ब्राह्मणों को, धार्मिक संस्थाओं को और सैन्य प्रशासनिक अधिकारियों का। भूमि अनुदानों का उद्देश्य क्या था? जो वफादार है वो वफादारी सुनिश्चित करेगा, सेवाओं को पुरस्कृत करना, किसने अच्छी सेवा की है राज्य के अंदर रह करके, ठीक है, उसको पुरस्कृत करना जमीन दे करके, और प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, शासन को वैधता प्रदान करना, आर्थिक कृषि का विस्तार करना, राजस्व के स्रोतों में वृद्धि करना, अनुष्ठानों का समर्थन करना, धार्मिक केंद्रों को बढ़ावा देना। इसीलिए भूमि अनुदान दी जाती थी। अनुदानों के प्रकार पढ़ लो। ब्रह्मदेव और अग्रहारा क्या होते थे? ब्राह्मणों को दिए जाने वाला अनुदान जिसमें अक्सर कर मुक्त गांव शामिल होते थे और नई बस्तियां स्थापित करना शामिल होता था। 10 नंबर का सवाल है तो यही लिख करके आ जाना। देवदान भी होते थे, मंदिरों या देवताओं को दिए जाने वाले दान। अन्य अनुदान देख लो, अधिकारियों, सैन्य कमांडरों और यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष लाभार्थियों को भी दिए जाने वाले अनुदान। मतलब ऐसे भी लोग थे गुप्त राज्य में जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, उनको भी जमीनें दी गई। अधिकार स्थानांतरित, मैंने आपको बताया कि भाई राजा है, अपने राजस्व के अधिकार और अपने जो राजस्व के अधिकार हैं, देखो ये यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको वापस से देखो। राजा अपने राजस्व के अधिकार और अपनी प्रशासनिक शक्ति, यानी कि जो सामंत है वो सेना रखेगा, राजा के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेना है वो मदद के लिए भी जाएगी राजा के लिए। तो अपने राजस्व अधिकार और प्रशासनिक शक्तियाँ राजा ने किसको दे दी? सामंतों को दे दी, हस्तांतरित कर दिए। तो देखो, अनुदान प्राप्तकर्ताओं को किसानों से विभिन्न कर जैसे कि भागा और बलि वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनुदान प्राप्तकर्ताओं को ये राइट्स मिल गए, ये सामंतों को अधिकार मिल गए कि आप किसानों से टैक्स ले सकते हो, और न्यायिक, वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण सहित शाही विशेषाधिकारों का हस्तांतरण भी हुआ, जो कभी कभी अर्ध संप्रभुता के समान होता था। जैसे कि खनन, नमक के अधिकार हैं वो भी इन अनुदान प्राप्तकर्ताओं को मिल गए कि आप है यहाँ पर नीति नियम बना सकते हो, टैक्स ले सकते हो। सारा काम राजा अब नहीं करेगा। प्रतिरक्षा अनुदान अक्सर शाही अधिकारियों के हस्तक्षेप से छूट के साथ में आते थे, यानी कि जो अधिकारी जिसको अनुदान मिल रहा है, ठीक है, राजा उस पर टैक्स कम लगाता था काफ़ी सारी सेवाओं के लिए। भूमि अधिकारों और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अनुदान प्राप्त करने वाले लोग शक्तिशाली स्थानीय जमींदार बन गए जो भूमि और संसाधनों पर अब नियंत्रण रखते थे। किसानों का दमन हुआ दोस्तों भूमि अनुदानों के माध्यम से। किसान नए जमींदारों के अधीन हो गए, उन्होंने चारागाह, जंगलों और जल निकायों पर अपने सामुदायिक अधिकार खो दिए। क्योंकि राजा है वो ज़मीन देता रहेगा तो किसानों की, गाँव वालों की ज़मीन है वो अधिकारियों के पास चली जाएगी। तो कौन कमज़ोर हो गया? गाँव वाले कमज़ोर हो गए, किसान कमज़ोर हो गए। अब पढ़ते हैं राजस्व प्रणाली। सवाल क्या था दोस्तों, वापस से रट लेते हैं। देखो सवाल ऐसे आएगा, 700 ईस्वी और 1200 ईस्वी के मध्य भूमि अनुदान, भूमि अधिकार और राजस्व प्रणाली होते हैं, है ना। ये राजस्व प्रणाली देखते हैं भाई। भूमि अनुदानों का उदय, जैसे कि ब्रह्मदेव और अग्रहार, मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों को जो दान में दी जाने वाली बस्तियां जमीन थी उसको ब्रह्मदेव अग्रहार कहते थे। राजाओं ने ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को भूमि व राजस्व के अधिकार प्रदान किए। दान प्राप्तकर्ताओं को राजस्व एकत्र करने, यानी कि जो टैक्स है वो किसानों से कलेक्ट कर सकते थे, जिसको भी भूमि ग्रांट्स में या अनुदान में मिलती थी। भूमि का प्रबंधन कर सकते थे, है ना। भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता भूमि का प्रबंधन कर सकते थे। यहाँ तक कि अपराधों को दंडित, कोई भी दोस्तों व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दे सकते थे, जिसको भी अनुदान मिला है उसको, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण केंद्रों का उदय हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। करों की बदलती प्रकृति दोस्तों, भू राजस्व देख लो। भू राजस्व अक्सर 1/6 हुआ करता था और कुछ अलग कर भी होते थे, जैसे कि आवधि कर, एक निश्चित समय के लिए कर लगा देते थे। अलग अलग कर होते थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कर होते थे। बढ़िया ज़मीन से अच्छा कर और ख़राब ज़मीन से कम कर होता था। नए कर भी लगाए गए, जैसे कि उद्रंगा, उपरीकारा, बली और खनिज कर, जो कि आगे चल कर के दोस्तों किसानों पर बोझ ही बन गए। ये सब नए नए कर। और वस्तु के रूप में या नगद भुगतान,
राजस्व का भुगतान अक्सर अनाज के रूप में होता था, कभी कभी नगद में भी हो जाया करता था। और देख लो राजस्व प्रणाली में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, कुमार मात्य और आयुक्त। ठीक है, कुमार मात्य या आयुक्त, ये इनके पद वंशानुगत होते थे, यानी कि कोई अगर कुमार मात्य बन जाता था, है ना, जैसे कि ये टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर ही था कुमार मात्य, तो इसका बेटा भी टैक्स इंस्पेक्टर ही बनेगा, तो ये वंशानुगत पद होते थे। प्रमुख आर्थिक बदलाव, गुप्त काल की तुलना में बड़े व्यापारिक और शहरी केंद्रों का पतन शुरू हो गया, कृषि और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया। मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी भी शहर में दस्तकारी घटेगी, है ना, और शहरी संरचना में बदलाव होगा तो उस शहर का पतन होगा। लोग अगर खेती की तरफ बढ़ने लग जाएंगे तो शहरों का पतन होगा। यही हुआ गुप्त राज्य में भी। जनजातीय समूह का किसानीकरण, यानी कि जंगलों के अंदर जो लोग रहते थे वो भी खेती किसानी का काम करने लगे और नए नए क्षेत्रों को कृषि के क्षेत्र में शामिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, राजपूत की उत्पत्ति से संबंधित वाद विवाद। ये 20 नंबर का भी आ सकता है और 10 नंबर का भी आ सकता है कि राजपूत कहाँ से आए। ठीक है, देखो एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है, एक तो अग्निकुंड, मैंने यहाँ पे दोस्तों अग्निकुंड और लिख देना। ठीक है, कि अग्निकुंड से निकले हैं राजपूत। ठीक है, वो भी आप ऐड कर लेना, टोटल 4 हो जाएंगे। फिर अग्निकुंड से भी निकले हैं, जैसे कि चौहान है ना, चौहान है, चंदेल है, परमार है, ये अग्निकुंड से निकले हैं। और ये अग्निकुंड माउंट आबू पर स्थित था। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान के सिरोही जिले में। ठीक है, तो अग्निकुंड से राजपूत निकले हैं। आगे चलो, विदेशी उत्पत्ति का मत, ये कर्नल टोड और स्मिथ और क्रुक इसका सपोर्ट करते हैं। देखो मुख्य तर्क क्या है, राजपूतों का जो रहन सहन है, इनकी वेशभूषा है, मांसाहार है, रथ से युद्ध करना और याज्ञिक अनुष्ठानों में समानता थी। देखो ये जो सीथियन थे ना, हूण थे, ये विदेशी जातियाँ थी और इन्हीं के जैसे कपड़े पहनना, इन्हीं के जैसे खान पान, इन्हीं के जैसे अनुष्ठान करना। तो ये जो कर्नल टोड है और स्मिथ क्रुक, इन्होंने कहा कि जो राजपूत है वो विदेशी जनजाति है। सॉरी। ठीक है, तो याद रखना बेटी, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत की राजपूत है, ये भारत के निवासी नहीं है, ये सीथियन हूण है। ठीक है, इनसे ज़्यादा संबंध रखते हैं राजपूत। कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक, वी.ए. स्मिथ और डी.आर. भंडारकर ने ऐसा कहा है। आगे चलते हैं, भारतीय उत्पत्ति या डॉक्टर ओझा चंद्रबाई का सिद्धांत। तो दोस्तों देखो मैंने आपको एक बताया था ना अभी अग्निकुंड का, वो अग्निकुंड इसी में लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी में लिख दिया है, तो एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राजपूत प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के वंशज, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार परशुराम के बाद क्षत्रियों के बिना ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ करके चौहान, परमार, प्रतिहार, सोलंकी जैसे वंशों को उत्पन्न किया। ये अग्निकुंड का सिद्धांत भी कहलाता है, या इसे भारतीय उत्पत्ति का मत भी कहते हैं, जिसको डॉक्टर ओझा और चंद्रबरदाई जी सपोर्ट करते हैं। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, राजपूत भारतीय मूल के मूल क्षत्रिय थे जो बाद में विभिन्न वंशों में बिखर गए। मिश्रित उत्पत्ति का मत डॉक्टर डी.पी. चटर्जी। तो राजपूत न तो पूरी तरह से विदेशी हैं, ना ही पूरी तरह से भारतीय हैं। वे भारतीय समाज में आए हुए विदेशी तत्व जैसे कि हूण और शक बाहर से आए थे, भारत के नहीं थे, बाहर से आए थे हूण और शक। ठीक है, और स्थानीय जो जनजाति थी जो लड़ाई करती थी, उनके मिश्रण से राजपूत बने हैं। ये मिश्रित उत्पत्ति का मत है, डॉक्टर डी.पी. चटर्जी बताते हैं। आज के टाइम पे क्या माना जाता है कि राजपूत किसी एक मूल के नहीं है, बल्कि 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों, आक्रमणकारियों और स्थानीय राजाओं के एकीकरण से एक योद्धा वर्ग के रूप में उभरा था, जिनका काम है था समाज में रक्षा करना, जिनको राजपूत कहा गया। और इनकी उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, अभी भी मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि भाई राजपूत है, इनका कैसे उभरे ये 6वीं और 12वीं शताब्दी से, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि एक मूल के तो नहीं है, अलग अलग जनजातियों, आक्रमणकारियों और स्थानीय शासकों के एकीकरण से राजपूत हैं वो आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 300 ईस्वी और 12वीं ईस्वी के बीच में पौराणिक हिंदू धर्म पर टिप्पणी लिखे। तो हिंदू धर्म में कौन कौन से बदलाव आए दोस्तों, है ना, वो आपको लिखना है। 300 ईस्वी और 12वीं ईस्वी के बीच में 1200 ईस्वी हिंदू धर्म में क्या बदलाव आए, पौराणिक हिंदू धर्म पर टिप्पणी लिखना है। तो पहला तो पुराणों का उदय। ये ग्रंथ, पुराण क्या होता है दोस्तों, पुराणों में मतलब ब्रह्मांड विज्ञान, वंशावली, पौराणिक कथाएं। ठीक है, मतलब मौखिक रूप से दोस्तों पहले जो कहानियाँ पर चलती थी, देवी देवताओं से संबंधित, पहाड़ों से संबंधित, वनों से संबंधित, अप्सराओं से संबंधित, ये सब कहानियों का जो संकलन है वो पुराणों के अंदर कर दिया गया। पुराण यही हमें बताते हैं। तो इन्होंने स्थानीय परंपराओं और नायकों, ये जो हीरो होता था, है ना, उनको एकीकृत किया, जिससे हिंदू धर्म अधिक समावेशी बन गया। समावेशी यानी कि अलग अलग जो कहानियाँ थी उनको समावेश अपने अंदर समा लिया हिंदू धर्म ने,
पुराणों के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। पूजा पाठ में परिवर्तन। वैदिक अग्नि यज्ञों का महत्व कम हो गया। मूर्तियों और सामूहिक अनुष्ठानों के माध्यम से देवी देवताओं की भक्तिपूर्ण पूजा अब सबसे ऊंचे स्थान पर हो गई। मंदिर पूजा अर्चना के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए और मंदिरों का निर्माण कार्य है वो 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और कुछ प्रमुख देवी देवताएं और संप्रदाय भी उभर के सामने आए, जैसे कि ब्रह्मा है जिसको अपन सृष्टिकर्ता करते हैं, जो दुनिया बनाई है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है। विष्णु संरक्षक यानी कि इस धरती को बचाने का काम विष्णु करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। और शिव हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं, संहारक हैं, प्रलय आती है भगवान शिव के गुस्से से। ठीक है, तो ये सब हिंदू धर्म का मुख्य आधार बना। वैष्णववाद और शैववाद ये प्रमुख संप्रदाय आए, तो भगवान विष्णु की पूजा जो फॉलोअर्स करते हैं वो वैष्णववाद विचारधारा को मानते हैं, और शैववाद मतलब भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग। आगे चलते हैं। देवी को परम वास्तविकता के रूप में पूजने की प्रथा शुरू हुई, जैसे कि दोस्तों देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा, और कुछ ऐसे देवी महात्म्य जैसे ग्रंथ है वो प्रभावशाली बन गए। सांस्कृतिक एकीकरण और विस्तार। रामायण और महाभारत लगातार संशोधन इनमें होता रहा। परिणाम स्वरूप तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं में भी दोस्तों रामायण है वो अब पढ़ी जाने लगी। आपको पता है दोस्तों रामायण है लगभग हर भारतीय भाषा में है। तीर्थ यात्रा। पवित्र स्थल और जो तीर्थ हैं वो धार्मिक जीवन के केंद्र बन गए। गुप्त द्वारा संरक्षण। गुप्त शासकों ने इन धार्मिक प्रवृत्तियों का समर्थन किया। मंदिर निर्माण। पौराणिक साहित्य के संहिताकरण को संरक्षण दिया। संहिताकरण का मतलब होता है इंग्लिश में कोडिफिकेशन, यानी कि जो ओरल स्टोरीज होते हैं जो हम दादी नानी बुआ के मुंह से सुनते रहते हैं, ठीक है, वही देवी देवताओं की जो कहानियाँ अगर हम एक किताब में लिख देंगे तो उसको कहेंगे संहिताकरण। तो पुराणों का संहिताकरण किया गया इस टाइम पर। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि भाई हिंदू धर्म वैदिक ब्राह्मणवाद से परिवर्तित होकर अब एक अधिक सुलभ यानी कि हर कोई यह हिंदू धर्म की मान्यताओं को पढ़ सकता था, देवी देवताओं की पूजा कर सकता था। भक्ति और दर्शनात्मक धर्म में बदल गया, जो मंदिरों देवी देवताओं और पुराणों में वर्णित समृद्ध पौराणिक कथाओं पर केंद्रित था। पौराणिक कथाएं क्या होती है, मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण से संबंधित कहानियाँ, भगवान राम से के जीवन से संबंधित कहानियाँ, वो सब पौराणिक कहानियाँ कहलाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों बार बार रिपीट होता है, आ सकता है। देखो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, उत्तर गुप्त काल में या फिर गुप्त काल की अवधि के बाद या फिर 700 ईस्वी और 1200 ईस्वी के दौरान लैंगिक संबंधों पे चर्चा करें। आपको इसमें यही बताना है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी स्थिति कैसी हो गई और पुरुषों के साथ में उनके संबंध कैसे थे, वो लैंगिक संबंध कहलाएंगे। जैसे कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मण ग्रंथों ने पुरुष उत्तराधिकारियों के न होने की स्थिति में संपत्ति के उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दे दी। अगर कोई लड़का नहीं है तो महिला को ही उत्तराधिकार में हिस्सा मिलेगा। दया भाग और मिताक्षरा जो ग्रंथ है दोस्तों भारत के, उन्होंने विधवा के उत्तराधिकार के अधिकार को मान्यता दी कि एक विधवा को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। ये दया भाग और मिताक्षरा ग्रंथ बताते हैं, लेकिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रचलन नहीं था। गुजरात के राजा कुमारपाल का शिलालेख 1150 ईस्वी में विधवा के अधिकार को उसके पति की भू संपत्ति के उत्तराधिकार के रूप में बताता है। यानी कि दोस्तों जो गुजरात था वहाँ पर भी पति के संपत्ति में एक महिला का हिस्सा हुआ करता था। आदित्य चोल द्वितीय का जो शिलालेख है और वो हमें बताता कि भाई तमिलनाडु में एक ब्रह्मदेव गांव में एक सभा चल रही थी, ठीक है, वहाँ पर भी एक विधवा को अपने पति की जमीन में हिस्सा दिया गया। दया भाग और स्मृति चंद्रिका जैसे किताबों के अनुसार महिला को केवल चल संपत्ति रखने का अधिकार था। अचल संपत्ति, मेरे को कमेंट करके बताना चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या होता है। तो महिला सिर्फ चल संपत्ति रख सकती थी, अचल संपत्ति नहीं रख सकती थी, परिवार का हक होता था। सामंतों की कुछ रानियां अपने जीवन काल में जागीरदार बन गई, उनके पास में जागीरें आने लगी, बड़ी बड़ी ज़मीनें। कुछ रानियों ने मंदिरों को, ब्राह्मणों को, ठीक है, वास्तुकला के विकास में ये जो ज़मीन है वो दान में दे दी महिलाओं को। जो महिला थी ना, रानियां तो थी, ठीक है, कुछ ने मंदिर बनाने के लिए, कुछ ने धर्म लाभ के लिए, कुछ ने ब्राह्मणों को ज़मीन दे दी और तालाबों का निर्माण भी कराया, मरम्मत का काम भी करवाया था। चोल रानियों के पास व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी। मंदिर में नृत्य करने वाली को भी दोस्तों मंदिर भूमि मिलती थी। करों में भी हिस्सा एक महिला को मिलता था जो मंदिरों के अंदर डांस वगैरह करती थी। और दोस्तों राज तरंगिणी किताब जिसमें कश्मीर का इतिहास हम जान सकते हैं, वहाँ पर कुछ महिला शासक थी जैसे कि रानी सुगंधा, दिद्दा और सूर्यमती सहित कई महिला दाताओं का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों अक्सर हम तो पढ़ते हैं कि भाई इतिहास के अंदर आदमी हुए हैं राजा, लेकिन कश्मीर के अंदर महिलाएं भी राजा हुई हैं, शासिकाएं हुई हैं।
उन्होंने भवन निर्माण, बिल्डिंग वगैरह भी बनवाए। महिलाओं का संसाधनों पर सीमित अधिकार था, कह सकते हैं पुरुषों को भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होते थे। ये हमने पढ़ लिया महिलाओं की संपत्ति के अधिकार। हम लैंगिक संबंध पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, लैंगिक संबंध पढ़ रहे हैं अपन। विवाह और विवाह विच्छेद, यानी कि शादी करने के और शादी मतलब तलाक देने के नियम भी थे। देखो एंशिएंट इंडिया में, पुराने भारत में अगर जाके देखें, दो टाइप के विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थे। एक तो अनुलोम विवाह, इसकी मान्यता ज़्यादा थी, समाज इसको एक्सेप्ट भी करता था। जैसे कि उच्च वर्ण का पुरुष, ऊंची जाति का पुरुष और निम्न जाति की एक लड़की, इसको अनुलोम विवाह कहते थे। और एक प्रतिलोम विवाह भी होता, जिसमें निचली जाति का आदमी रहता, लड़का रहता था, और एक बड़े खानदान की एक उच्च वर्ण की लड़की रहती थी। अनुलोम विवाह को एक्सेप्ट करता था समाज, लेकिन प्रतिलोम विवाह को एक्सेप्ट नहीं करता था, इसको विरोध करते थे। तो ये प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था में विवाह के दो टाइप थे। अनुलोम विवाह को स्वीकार्य माना जाता था, जबकि प्रतिलोम विवाह को सामाजिक रूप से निंदनीय माना जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप संतान अगर पैदा हो जाती थी प्रतिलोम विवाह में, तो उस संतान का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, समाज में कोई हिस्सा नहीं था। प्रतिलोम विवाह में उत्पन्न संतान को शूद्र का भी दर्जा दिया जाता था। स्मृति चंद्रिका ग्रंथ में मिलन, यानी कि स्त्री और पुरुष के मिलने के नियम भी थे, ठीक है, कितने टाइम तक वो मिल सकते हैं, और सिर्फ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिलते थे, है ना, प्रेम के लिए मिलते थे, इसके आगे अपने वो संबंध नहीं रख सकते थे। ऐसे कुछ नियम स्मृति चंद्रिका में बताए गए हैं। वंश बनाने के लिए भी, वंश के लिए भी नियम लिखे गए। विवाह योग्य आयु को लड़कियों के लिए कम कर दिया गया, जबकि पुरुषों के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं था। यौवन पूर्व, यानी कि मतलब जब जननांग का पूरी तरह से विकास नहीं होता है, उस समय को अपन यौवन पूर्व का समय कहते हैं। तो यौवन, जवानी से पहले ही शादियां और दहेज समाज के लिए आदर्श बन गए। परिवार में एक लड़की के जन्म पर स्वागत नहीं होता था। निम्न वर्गों की तुलना में उच्च वर्गों में महिलाओं के प्रति भेदभाव अधिक था। तो स्थिति अच्छी किसकी थी? निम्न वर्ग की महिलाओं की, है ना, बिल्कुल। विधवापन और नियोग प्रथा। दोस्तों नियोग प्रथा क्या होती है? जब एक महिला का जो पति आदमी होता है, अगर मर जाता है शादी के बाद में, तो उसकी जो शादी है देवर के साथ में कर दी जाती थी, उसको नियोग प्रथा कहते हैं। तो ब्रह्म पुराण उन महिलाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति देता जिनको जबरन छोड़ दिया गया है या जिनका अपहरण, किडनैप कर लिया गया था, उनकी शादी वापस से हो सकती है। ये ब्रह्म पुराण से हमें जानकारी मिलती है। मेधातिथि ग्रंथ विधवा विवाह को अस्वीकार करता है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता, शादी नहीं होनी चाहिए विधवाओं की। ये कौन कहता है? मेधातिथि ग्रंथ। विवाह विच्छेद, यानी कि तलाक समाज के निचले तबके के बीच में बहुत आम बात थी, जबकि उच्च जाति के जो पुरुष थे ना, उन्होंने शादी के जो नियम ऐसे बनाए थे, तलाक के नियम ऐसे बनाए थे कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, अमीर महिलाएं, वो तलाक वगैरह नहीं ले पाती थी। समाज में नियोग प्रथा भी थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद में देवर की जो शादी है भाभी से हो जाती थी। और समाज ने दोस्तों नियोग प्रथा को त्याग दिया समय के साथ में, क्योंकि इसमें उत्तराधिकार के कानून जटिल बन गए। प्रारंभिक मध्ययुग में विधवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए कि सर के बाल कटवा दो, शादी ब्याह में नहीं जा सकती, खुद का श्रृंगार, खुद को डेकोरेट नहीं कर सकती हैं, मेकअप नहीं कर सकती हैं। ये सब विधवाओं पर है, वो कुछ नियम है वो लाद दिए गए। और ये सारे नियम दोस्तों, बाल कटवाने का जो नियम था विधवा का, वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया था। सती प्रथा या विधवा दाह, यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक वैवाहिक महिला का अगर पति मर जाए तो वो गोद में लेटा करके चिता पर जल जाया करती थी। तो सती प्रथा शासक और सैन्य अभिजात्य वर्ग में प्रचलित थी, यानी कि दोस्तों सैनिक कमांडरों का जो परिवार था और राजा का जो परिवार था, उसमें रानी अपनी दासियों के साथ में कूद जाया करती थी एक जलते हुए आग के कुंड में। ये थी सती प्रथा। ये दोस्तों ये जो परंपरा प्रथा कह सकते हैं, ये पितृसत्तात्मक समाज की उपज थी, जहाँ पर पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को जला दिया जाता था। और लोग मानते थे कि भाई अगर ये लड़की महिला अगर जिंदा रहेगी तो इसके शरीर और आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसलिए इसको तुरंत मर जाना चाहिए। तो ये आसान माना जाता था सती प्रथा। इस प्रथा को साहस और निष्ठा की अभिव्यक्ति के रूप में भी गौरवान्वित किया जाता था कि जो महिला है अपने पति के लिए चिता पर बैठ गई है, ठीक है, वो लॉयल रही होगी अपने पति के लिए, और उसको काफ़ी प्राउड होगा कि उसका जो पति है वो युद्ध में मारा गया, ठीक है। उत्तर भारत में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक प्रचलित थी। राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास हमें बताती है। कश्मीर के राजाओं में भी, राजसी परिवारों में भी सती प्रथा के काफ़ी सारे उदाहरण मिलते हैं। सिर्फ रानियाँ नहीं बल्कि राज्य के अधिकारियों की पत्नियाँ तथा दासियाँ भी चिता में जल जाया करती थी। हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया हर्षचरित ग्रंथ, उसमें भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से सती स्मारक या सती पत्थर मिलते हैं, जो कि महिलाओं की वीरता का प्रतीक बन गए थे।
स्त्री शिक्षा देख लो, शूद्र महिलाओं को औपचारिक शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, और उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था, जनेऊ वगैरह पहनाते वो नहीं पहन सकती थी, ठीक है, ये स्त्री शिक्षा में आप लिख सकते हो। कुलीन महिलाओं, जो उच्च परिवार की जो अमीर महिलाएं हैं वो पढ़ सकती थी, सैन्य प्रशिक्षण मिलिट्री ट्रेनिंग ले सकती थी, तलवार भाले चलाना सीख सकती थी। ऊंचे खानदानों की महिलाएं, निम्न जाति की महिलाओं को उनके जातिगत आधारित व्यवसाय, शिल्प या लोकगान का पारंपरिक ज्ञान था। निम्न जाति की महिलाओं को काम सीखती थी वो। 9वीं शताब्दी के जो कवि हैं, है ना, कविराज शेखर, उन्होंने कुछ महिला कवियों के बारे में बताया, जैसे कि शीला भट्टारक, विजिका, प्रभु देवी और सुभद्रा, ये कुछ फीमेल पोइटेस थी, महिला कवि थी। कवि धनदेव भी ऐसे महिला के नाम बताता, जैसे कि मोरिका और मरुला, ये भी महिला कवि थी। नाटक साहित्य में महिलाओं का संस्कृत में जो बातचीत है उससे वंचित रखा गया, यानी कि जो संस्कृत सिर्फ आदमी मेल ही बोल सकता था। और मर्चकटिका किताब में दोस्तों असाधारण स्थिति में, यानी कि दोस्तों वहाँ पर ये सोचा नहीं गया, फिर भी एक जो वेश्या होती है, जो गणिका थी, जिसका नाम वसंत सेना थी, वो संस्कृत में बात करती है, जबकि अन्य उच्च श्रेणी की महिला भी संस्कृत की बजाय अन्य बोलियाँ वहाँ पे बोलती है। ये असाधारण स्थिति हो गई, नॉर्मल नहीं थी ये। नॉर्मल तो ये था कि भाई संस्कृत वो सिर्फ आदमी बोल सकता है, लेकिन ये अपवाद था कि मर्चकटिका नामक एक किताब में एक जो वेश्या है वो भी संस्कृत में बात करती है और रानी वो आम भाषा बोलती है। ऐसे ही दोस्तों श्रृंगार मंजरी कथा में कवि भास ने, नाटककार भास ने ये दिखाया कि वही जो आदमी है वही सिर्फ संस्कृत बोलते थे। आगे चलते हैं। राजनीति या प्रशासन में कुछ असाधारण भूमिकाएं। तो दोस्तों राजनीति में पुरुषों का ही प्रभुत्व था, लेकिन राजतरंगिणी हमें 3 महिला शासकों के बारे में बताती है, जैसे कि यशोमती, सुगंधा और रानी दिद्दा। रानियों के अलावा निम्न जाति की जो महिलाएं थी, राजकुमारियां थी, नर्तकियां, विधवाएं थी, इनकी दरबार में चलती थी, राजनीति में सक्रिय थी। उदाहरण से दोस्तों वेंगी के पूर्वी चालुक्य, चालुक्य की एक शाखा का नाम है पूर्वी चालुक्य। वेंगी के पूर्वी चालुक्य में अपने पति के मृत्यु के बाद में विजय महादेवी शासिका कर्नाटक में रानी बनी। सॉरी दोस्तों, ये वेंगी के पूर्व चालुक्य, वेंगी के पूर्वी चालुक्य, ये चालुक्य की एक शाखा का नाम है वेंगी के पूर्व चालुक्य। यहाँ पर जो रानी है दोस्तों, रानी विजया महादेवी, वो शासिका बनी। ऐसे ही कर्नाटक में एक रानी अपने नाबालिग बेटे के स्थान पर शासन किया। काकतीय वंश में महिला शासक बनी। उनके अलावा शासकों के अलावा महिलाओं ने राज्यपाल, प्रशासक, है ना, प्रशासन संभालने का काम भी किया। ग्राम सरपंच सलाहकार के रूप में भी काम किया था। वैवाहिक गठबंधन बनने के बाद में महिलाओं ने शादी के बाद में भी दरबार में सक्रिय रूप से राजनीति की। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद गजनी, जो कि अफगानिस्तान के गजनी से आया था, और मोहम्मद गोरी के भारत विजय के बाद में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और राजपूतों की हार क्यों हुई, राजपूतों के हार के कारणों का उल्लेख करना है आपको। तो दोस्तों महमूद गजनी के आक्रमणों का प्रभाव हम देख लेते हैं, फिर मोहम्मद गोरी के जो भारत अटैक उसने किया, भारत इन्वेजन उसने किया, उसका प्रभाव देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो महमूद गजनी के आक्रमणों का प्रभाव लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में काफ़ी सारे आक्रमण किए। महमूद गजनी ने 17 आक्रमण किए, लेकिन दोस्तों महमूद गजनवी है ना, भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत पर हमला करता था, ठीक है, वो उस पर पूरी तरह से शासन नहीं करना चाहता था। महमूद गजनी के आक्रमणों ने उत्तर भारत के विभिन्न राजपूत राज्यों के राजनीतिक विखंडन और सैन्य कमियों को उजागर किया। यानी कि जो राजपूत थे और भारत के जो राजा थे ना, उनमें आपस में बनती नहीं थी, उनके सैन्य कमजोरियां थी, उनको बता दिया इन आक्रमणों ने, जो लगातार एक सामान्य शत्रु के खिलाफ एकजुट होने में विफल रहे, एक साथ मिल नहीं पाए भारत के राजा। इसलिए तो जो दूसरे हमलावर हैं उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। पंजाब और मुल्तान अपने साम्राज्य में मिलाकर महमूद ने एक सुरक्षित आधार और भविष्य के मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक भारतीय उपमहाद्वीप में और गहराई तक प्रवेश करने का एक स्पष्ट मार्ग किया। यानी जो मुल्तान था ना, और मुल्तान और पंजाब, यहाँ पर अपने आदमी छोड़ दिए, अपने आदमी छोड़ दिए किसने? महमूद गजनी ने, ताकि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी होंगे जो भविष्य में आएंगे यहाँ पर भारत में, वो आसानी से भारत इंटर हो सकेंगे। हिंदू शाही, जो हिंदू वंश के जो राजा थे उनको हिंदू शाही राजा कहा जाता था। यहाँ पर इन पर हिंदू शाही राजवंशों पर बार बार हमला किया और इस तरह से हिंदू शाही राजा कमज़ोर पड़ गए। भारत के जो राजा थे, उत्तरी पश्चिमी भारत में अत्यधिक राजनीति अस्थिरता हुई, सत्ता का शून्य उत्पन्न हो गया। यानी कि भारत पर जिस तरह से राजा अशोक ने शासन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया, समुद्रगुप्त ने शासन किया, वैसा यहाँ पर कोई भी स्थिरता नहीं देखने के लिए मिलती।
महमूद गजनी और क्या प्रभाव पड़ा? महमूद गजनी ने अपने सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने और अपनी राजधानी गजनी को सुंदर बनाने के लिए समृद्ध शहरों और धार्मिक केंद्रों, विशेष रूप से सोमनाथ मंदिर, भारी मात्रा में सोमनाथ मंदिर को बहुत बार लूटा। किसने? महमूद गजनी ने, क्योंकि महमूद गजनी अपने शहरों को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता था। शहरों के बार बार विनाश और व्यापारिक मार्गों के व्यवधान के कारण दोस्तों भारत के जो शहर थे बुरी तरह से प्रभावित हुए। हमारे अनेक मंदिर और स्मारक मॉन्यूमेंट्स हैं वो नष्ट कर दिए गए, जिससे भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत है उसको गंभीर नुकसान पहुंचा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंसा के बावजूद, मतलब बहुत सारी मार काट के बावजूद भी दोस्तों आक्रमणों ने विचारों, ज्ञान, सांस्कृतिक प्रभावों के आदान प्रदान को सुगम बनाया, जिससे भारत में इस्लामी और फारसी दृष्टिकोण आए और अल बिरूनी जैसे विद्वानों को इस क्षेत्र और आकर्षित किया। अल बिरूनी भारत में आया था, कुछ दिन रुका यहाँ पर, फिर चला गया अपने अनुभव लेकर के। तो आक्रमण तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अरब संसार से आए। ठीक है, अफगानिस्तान से काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पर, भारत की सभ्यता को देखा और भारत के लोगों ने भी उनको देखा, तो आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का प्रभाव, इसने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 तक भारत में हमले ही हमले किए थे। तो महमूद गजनी के विपरीत मोहम्मद गोरी भारत पर मतलब स्थायी कब्जा करना चाहता था, एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और 1192 ईस्वी में जो तराइन की लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए थे दोस्तों, उसके बाद में गोरी की विजयों ने उत्तरी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी, जिसके परिणामस्वरूप 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो बहुत सारे गुलाम थे, किसके गुलाम रखा करता था ये मोहम्मद गोरी, एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कर दी थी। आक्रमणों के कारण राजपूत रियासतों के प्रभुत्व वाली खंडित बहुराज्य प्रणाली का अंत हो गया और उसकी जगह एक सम्राट के अधीन केंद्रीकृत राजनीतिक प्रशासन की स्थापना हुई। मतलब अलग अलग जो राजपूताना में छोटे छोटे जो राजा थे, ठीक है, सारे बिखर गए। नए तुर्की शासन ने सैन्य संगठन और प्रशासन में बदलाव किए, फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए। दरबार में फारसी भाषा जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको कागजों के दौरान और मंत्री फारसी बोलते थे। मुस्लिम राजनीतिक सत्ता की स्थापना ने मुस्लिम उपदेशकों और सूफियों के लिए एक बड़ा क्षेत्र उपलब्ध करवाया, जिससे इस्लाम का महत्वपूर्ण प्रसार हुआ। देखो, मोहम्मद गोरी के हमले करने के बाद ही दोस्तों भारत में इस्लाम फैला। ठीक है, इस्लाम फैला और निचली जातियों के बीच में भी इस्लाम अच्छे से फैला। सांस्कृतिक संश्लेषण का एक नया चरण हुआ कि भारत ने ये मुस्लिम संस्कृति को जानना स्टार्ट किया, भारत के लोगों ने, और मुस्लिम संस्कृति के लोगों ने भारत की संस्कृति को जानना स्टार्ट किया। इसको कहते हैं सांस्कृतिक संश्लेषण। मौजूदा हिंदू जाति व्यवस्था को झटका लगा, क्योंकि इसके तहत पीड़ित लोग, कुछ लोग नए समतावादी शासक वर्ग के समर्थक बन गए। कुछ लोगों ने मोहम्मद गोरी को सपोर्ट किया और इसके गुलामों को सपोर्ट किया। दिल्ली सल्तनत के अधीन एक स्थिर केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना ने व्यापार को एक नया प्रोत्साहन दिया, जिससे भारत शेष एशियाई दुनिया से अधिक ज़्यादा जुड़ गया। राजपूत क्यों हार गए थे तुर्कों से? ठीक है, क्यों हार गए थे इसके कारण देखो। राजपूत शासकों में आपसी दुश्मनी थी, जलते थे आपस में, जिससे वे एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, जिससे उनकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई। संगठन में ही तो शक्ति है, अगर संगठित होते तो ये आक्रमण हो पाते मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के? नहीं हो पाते। आगे चलते हैं। सामंती प्रणाली में शासक का सामंतों पर नियंत्रण कम था और सामंत शासक के बजाय अपने वंश के प्रति ज़्यादा वफादार होते थे, यानी कि राजा की बात नहीं मान करके अपने वंश के लोगों की बातें मानते थे, और जिससे कि युद्ध के टाइम पर वो एकजुट नहीं हो पाए। उनकी सेनाओं का प्रशिक्षण अलग अलग था, यानी कि जो मुस्लिम सेना थी उनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होती थी। ठीक है, तुर्कों की जो सेना थी उनकी अलग तरीके से होती थी, और ये जो राजा थे भारत के ये अलग तरीके से लड़ते थे। तो युद्ध भूमि में तालमेल नहीं करने की वजह से भी हार गए, क्योंकि ये जो राजपूत थे इनकी सैन्य रणनीति पुरानी हो चुकी थी। साथ में दोस्तों जो बाल विवाह, सती प्रथा और बहु विवाह जैसी जो कुप्रथाएं थे समाज को नैतिक रूप से भी पतन कर दिया। कॉन्फिडेंस, मोटिवेट ही नहीं होते थे जब, ठीक है। और इसके अलावा जुआ, मदिरा पान ने भी नैतिक बल को घटाया, और तुर्कों के अंदर जिहाद की भावना थी, इस्लाम को तलवार के बल पर और बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ाने के एक वो थी भावना। इसकी वजह से भी दोस्तों राजपूत हार गए। कमजोर जासूसी तंत्र के कारण उन्हें दुश्मन की गतिविधियों की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी और धोखे का शिकार हो जाते थे। जैसे कि खानवा युद्ध में कौन हार गया? राजपूत हार गए। राजपूतों को लगता था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, जिससे कि वो भारी खतरों को कम आंकते थे और बदलते समय के अनुसार खुद को नहीं डाल पाए। तुर्कों में प्रबल धार्मिक भावना जिहाद थी, इस्लाम को फैलाना चाहते थे, जो उन्हें बलिदान और एकता की प्रेरणा देती थी।
है ना। जबकि राजपूत समाज में बाहरी संस्कृति से जुड़ने की कमी थी, राजपूतों में ऐसी कोई प्रेरणा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रकूटों के अंतर्गत राजनीति, समाज, धर्म और साहित्य बताए। दोस्तों राष्ट्रकूट कौन थे, जिसका फाउंडर कौन था, दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक फाउंडर था वो दंती दुर्ग था, और जिसने दक्कन भारत और दक्षिणी भारत पर शासन किया था। राष्ट्रकूट, ये थे राष्ट्रकूट। तो देखो कुछ भी आए, गुप्ता आए चाहे राष्ट्रकूट आए, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो आप सीधा सीधा ये लिखना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि शासन प्रणाली और प्रशासन देख लो, राज्य को प्रांतों और जिलों में विभाजित किया, सभी में लिख सकते हो, जिससे स्थानीय स्वायत्ता प्राप्त होती थी। यानी कि स्थानीय स्तर पर भी जो छोटे छोटे मंत्री, जो नेता होते थे, वो डिसीजन ले पाते थे। सर्वोच्च पद राजा का ही होता था, जिसे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त होता था। सुप्रशिक्षित पैदल सेना होते थे, घुड़सवार सेना होती थी और हाथी होते थे। सामंत टैक्स देते थे। आपात स्थितियों के लिए विशेष कर लगाए जाते थे, लेकिन प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती थी। समाज देख लो, राष्ट्रकूटों का समाज क्या था, शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानते थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी फला फूला। सलाटोगी नामक स्थान पर एक महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाया गया। अरब व्यापारियों के साथ मजबूत संबंध थे। धर्म देख लो, हिंदू धर्म, यहाँ पर हिंदू धर्म की जो दो संप्रदाय थे, वैष्णववाद और शैववाद। आगे देखो, जैन धर्म, इसके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य में विशेष रूप से जो राजा अमोघ वर्ष हुआ है उसके टाइम पर जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा फला फूला। बौद्ध धर्म, कन्हेरी, सोलापुर, धारवाड़ में बौद्ध धर्म फैला था राष्ट्रकूट साम्राज्य में। आगे चलो, कन्नड़ साहित्य का उत्कर्ष, यानी कि साहित्य में भी आप लिख सकते हो पॉइंट, राष्ट्रकूटों का साहित्य। तो कन्नड़ साहित्य का जन्म स्थान, जहाँ शिलालेख अधिक साहित्यिक होते रहे हैं, यानी कि कन्नड़ साहित्य पर ज़्यादा काम किया गया। और अमोघ वर्ष था ना, अमोघ वर्ष एक संस्कृत का विद्वान था। अमोघ वर्ती नहीं, अमोघ वर्ष है, ये संस्कृत का विद्वान था। इसने भी अनेक जो रचनाकार थे उनका समर्थन किया। और अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा कवि राजमार्ग प्रमुख कृतियाँ और लेखक, अमोघ वर्ष प्रथम ने कवि राजमार्ग लिखा और हलायुद्ध ने कवि रहस्य, ये एक रचना लिखी। चट्टानों काट करके भी कुछ मंदिर वगैरह बनाए गए, जैसे कि कैलाश मंदिर, एलोरा कैलाश मंदिर और एलिफेंटा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों जो 10-10 नंबर के आते हैं, जिनको आप 200-250 शब्दों में लिख सकते हो। तो पहला लिखा है, राजपूतों की सैन्य प्रणाली, कैसे लड़ते थे राजपूत, ठीक है। इसमें कुछ मैंने 4-5 सवाल लिखे हैं, उनको फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट सवाल होगा आपका। तो भाई कैसा लग रहा है, मेहनत है ना, हार्डवर्क किया है, ज़रूर किया है, वो दिख रहा है आपको, है ना। तो जैसा भी आपको लग रहा है आप कमेंट करना। देखो राजपूत कैसे लड़ते थे, इनकी सैन्य प्रणाली, इनका मिलिट्री सिस्टम कैसा होता था, संरचना और संगठन देख लेते हैं। एक ऐसी पदानुक्रम प्रणाली होती थी जिसमें राजा सैन्य टुकड़ियों और राजस्व के बदले सामंतों को भूमि प्रदान करते थे। यानी कि जो सामंत होता था, राजा को टाइम आने पर सेना प्रदान किया करते थे, जो सेना का मुख्य भाग बनाते थे सामंत। कुल आधारित सेनाओं में अपने कुल के नेताओं के प्रति वफादार, जैसे कि चौहान कुल, ठीक है, या फिर गहड़वाल कुल, यहाँ पर सेम कुल वाली जो सेनाएं थी वो अपने नेताओं के प्रति वफादार होते थे, जो बदले में अपने राजा की सेवा करते थे। स्थानीय सामंतों ने काफ़ी हद तक स्वायत्ता बना रखी थी, यानी कि अपने हिसाब से नियम बनाते थे ये सामंत, है ना, जिसके कारण कभी कभी एकजुट प्रतिरोध के बजाय आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते थे। यानी कि जब भी दोस्तों, जैसे कि चौहान है, चौहानों के भी काफ़ी सारे सामंत थे, ठीक है, ये सामंत है, काफ़ी बार लड़ते रहते थे खुद ही, ठीक है, तो भी चौहान कमज़ोर पड़ गए। मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो इनकी सैन्य प्रणाली। घुड़सवार सेना भी थी, अत्यंत महत्वपूर्ण। राजपूत घुड़सवार योद्धाओं के रूप में उत्कृष्ट, एक्सीलेंट थे, जो गतिशीलता के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट करने के लिए घोड़े प्रयोग करते थे। हाथी देख लो, शक्ति के रूप में प्रतीक था ये हाथी। आक्रामक सैनिकों के रूप में, मतलब किले वगैरह, उनका जो प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस गेट है, उसको तोड़ने के लिए हाथी प्रयोग करते थे। पैदल सेना, स्थानीय मिलिशिया के योगदान के साथ इन्हें आवश्यकता प्रदान की गई। मतलब पैदल सेना भी थी इनके पास में, किले भी थे। किले एक रणनीतिक घर होता था, रणनीतिक घर, मतलब किले पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाता था, बहुत मुश्किल से चढ़ाई की जाती थी। ऊँटों की सेना भी होती थी, जैसे राजस्थान के अंदर दोस्तों ऊँटी काम आएंगे, ऊँटों की सेना। युद्ध संबंधी नैतिकता, तो दोस्तों ये जो राजपूत सेना, इनमें वीरता, सम्मान और युद्ध में मरने की तत्परता पर जोर दिया जाता था। रणनीति देख लो, अक्सर निर्णायक घुड़सवार हमलों पर निर्भर होते थे, लेकिन आक्रमणकारियों की तुलना में एकीकृत रणनीति और तकनीकी उन्नति की कमी से जूझते थे। यानी कि इनके पास में गोला बारूद ये सब बहुत कम होता था, या होता ही नहीं था। उसकी की वजह से दोस्तों खानवा युद्ध में महाराणा सांगा हार गए थे।
आंतरिक संघर्ष, कबीलों के बीच बार बार होने वाले और अक्सर छोटे मोटे युद्धों ने भी इन्हें सामूहिक रूप से राजपूतों को कमजोर किया था। भारत पर अरब आक्रमण, और ऐसा आ जाए दोस्तों 20 नंबर का भी ये सवाल आया हुआ है कि भारत पर अरब आक्रमण को समझाएं और भारत पर इसका क्या असर पड़ा वो आपको बताना है। तो अरब आक्रमण में आप लिखेंगे कि 712 ईस्वी में सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल एक अरब आक्रमण हुआ, जिसने सिंध का एक हिंदू राजा था, राजा दाहिर को हरा दिया था। और भारत पर हमला क्यों किया मोहम्मद बिन कासिम ने? एक तो इस्लाम को फैलाना था भारत में, भारत की अपार संपदा को यहाँ से छीनना था, ले जाना था, और कुछ खिलाफत की विस्तारवादी इच्छा हुआ करती थी। ठीक है, देखो खलीफा है ना, खलीफा या उसकी जो खलीफा है उसकी खिलाफत क्या होती थी? पहले तो खलीफा समझो, मुसलमानों का जो राजनीतिक और धार्मिक आध्यात्मिक गुरु उसको खलीफा कहते हैं, और खिलाफत मतलब उसके आदेश की पालना करना, वो खिलाफत कहलाती है। तो खलीफा की इच्छा होती थी, ठीक है, कि जो इस्लाम है उसको फैलाया जाए। प्रमुख घटनाएं देख लो, कासिम ने दाहिर को हराकर अल्लौर, ब्राह्मणबाद और मुल्तान जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया और सिंध में अरब शासन की स्थापना कर दी। अब देखो भारत पर अरब हमले का क्या प्रभाव हुआ कि पहला तो अरबों के ही माध्यम से भारत में इस्लाम आया। भारतीय अंकगणित, खगोल विज्ञान, है ना, और अरबों को संन्यास और तप के बारे में पता चला। भारतीय कला, संगीत और वास्तुकला को भी सीखा अरबों ने, और ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यक जैसे संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो हम कह सकते हैं कि अरबों के आक्रमण के बाद ही अरबों और भारतीयों का निकटता स्थापित हुई। तंत्रवाद, दोस्तों तंत्रवाद नाम से ही समझ में आ रहा होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद की अराजकता में, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि 600 ईस्वी के बाद में दोस्तों तंत्र ने आध्यात्मिक शक्ति और अंतिम मुक्ति का वादा किया, यानी कि मोक्ष देने का जो काम है, आपकी जो समस्याएं कठिनाई मिटाने का जो काम है, तंत्र करेगा, तंत्रवाद करेगा, तांत्रिक करेंगे, जिससे कई शासक और लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। तंत्रवाद ने बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म दिया, वज्रयान। ये बौद्ध धर्म की एक तंत्र मंत्र की शाखा वज्रयान, और हिंदू धर्म में भी शैव और शाक्त मत दोनों को प्रभावित किया और उनमें समाहित हो गया। यानी कि हिंदू धर्म में शैव और शाक्त मत के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो भी तंत्रवाद का सहारा लेने लग गए। तंत्र ग्रंथों में काम किया गया, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र का जो काम है, ये कोई एक विशिष्ट जाति नहीं करती थी, लगभग कोई भी जाति इसको कर सकती थी। इसने महिलाओं और निम्न जातियों के लोगों को भी दीक्षा प्रदान की, क्योंकि दोस्तों एक मतलब इसमें कोई महंगे जटिल अनुष्ठान नहीं होते थे, कोई भी कर सकता था इनको, जादू टोनों को, जिससे उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाया। इसमें भैरव, तंत्रवाद में ध्यान रखना दोस्तों, भैरव जैसे उग्र देवता है ना, जो कि काफ़ी शक्तिशाली और मतलब गुस्से वाले देवता, मातृ देवी शक्ति की पूजा की जाने लगी। अनुष्ठानों में मंत्रों का जाप, शक्तियों का उपयोग शामिल था, जो कि वैदिक अनुष्ठानों से अलग थे। तंत्रवाद कहाँ पर फैला? बंगाल, बिहार, असम, कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, पंजाब और राजस्थान। और देख सकते हैं खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर, आज भी यहाँ पर दोस्तों ऐसे कुछ तांत्रिक प्रतीक बने गए हैं, तो जो हमें बताते हैं कि भारत में तंत्रवाद काफ़ी फला फूला। आगे चलते हैं, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। दोस्तों कन्नौज एक जगह, उसको लेकर के 3 शक्तियां भिड़ गई। पहला थी गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल राजवंश, तीसरा राष्ट्रकूट। ये 3 शक्तियां, 3 वंश लड़ेंगे, ये 3 वंश लड़ेंगे कन्नौज पर अपना कब्जा जमाने के लिए। तो यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला। संघर्ष के मुख्य कारण देख लो भाई, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक बन गया, यानी कि जिसका भी कन्नौज पर कब्जा होगा वो पूरे उत्तर भारत का एकमात्र शक्तिशाली राजा होगा। और कन्नौज गंगा के उपजाऊ मैदान में स्थित था, व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। उस समय पर कन्नौज पर अधिकार करना पूरे आर्यावर्त यानी कि पूरे उत्तर भारत पर शाही दर्जा प्रदान करना, यानी कि अपने रिस्पेक्ट, अपने मान की बात होती थी कन्नौज पर कब्जा करना। संघर्ष के परिणाम देख लो, प्रतिहारों की विजय हुई। 3 शक्तियां कौन सी लड़ी? याद कर लो, रट लो इनको, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल राजवंश और राष्ट्रकूट। किस किस विजय हुई? प्रतिहारों की इसमें विजय होती है। लंबे समय तक चले इस संघर्ष के अंत में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्टदित्य को सफलता मिली और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। राजवंशों का पतन होता रहा। निरंतर युद्धों के कारण 3 राजवंशों की सैन्य और आर्थिक शक्ति क्षीण हो गई, कम हो गई, जिससे उत्तर भारत में नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है दोस्तों, है ना। गुप्त काल में भाषा और साहित्य का विकास। दोस्तों इसके अलावा ये भी आ सकता है कि कालिदास जी का क्या योगदान रहा है। कालिदास जी के नाटक और उनके जो काव्य हैं वो याद कर लेना भाई, ठीक है। कैसे भी आ सकता है ये सवाल, 20 नंबर का भी बन सकता है। तो कविता और नाटक लिखे गए। परिष्कृत छंद यानी कि छंद है पहले से अधिक हो गए, जैसे कि चौपाई है, दोहा है, ये इन छंदों का प्रयोग किया गया। और गद्य के साथ फले फूले कविता और नाटक।
जिसमें दरबारी कविता यानी कि राजा को खुश करने के लिए कविताएं लिखी जाने लगी, है ना। गुप्त काल के अंदर और जटिल विषयों पर यानी कि प्रकृति पर, महिला पर, है ना, और राज्य पर कविताएं लिखी जाने लगी। धर्मनिरपेक्ष साहित्य दोस्तों, ऐसी दंत कथाएं और राजनीतिक नाटक लिखे गए जो कि किसी भी धर्म से संबंधित नहीं थे। धार्मिक ग्रंथ, जितने भी महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत का अंतिम संपादन या संकलन कह सकते हो। और पुराण लिखे गए गुप्त काल में, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, इनका संकलन किया गया। स्मृतियाँ भी लिखी गई जैसे कि नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब लिखी गई। कुछ दोस्तों संस्कृत व्याकरण का भी मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें निर्माण हुआ। संस्कृत व्याकरण को और ज़्यादा अच्छा बनाया गया। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई जिसमें संस्कृत व्याकरण के नियम लिखे गए। और अमरकोश जैसे जो ग्रंथ है वो भी लिखे गए। प्रमुख लेखक और रचनाएं, ये गुप्त काल के प्रमुख लेखक है जैसे कि कालिदास जी ने अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं लिखी हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। शूद्रक एक नाटककार थे। मर्चकटिकम नाटक लिखा है। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लिखा है। अमर सीमा ने अमरकोश लिखा है। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना की। भर्तहरि ने दोस्तों टीकाएँ लिखी हैं। व्याकरण पर शतक और टीकाएँ लिखी। टीका मतलब व्याख्या की है। बौद्ध विद्वान आर्यदेव, आर्य असंग और वसुबंध, ये बौद्ध विद्वान थे दोस्तों। ये गुप्त काल के अंदर हुए। और जैन विद्वान भी थे जैसे कि सिद्धसेन और दिवाकर। खगोल विज्ञान और गणित के अंदर भी दोस्तों कुछ किताबें लिखी गई जैसे कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा और वरामिहिर की व्रत संहिता लिखी गई। दोस्तों ये मेरी तरफ से थे टोटल 11 सवाल। ठीक है, सवाल तो यार कितने भी बनाए जा सकते हैं, कोई अंत नहीं है, लेकिन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और आपको कैसा लगा पढ़ करके यहाँ पर, ठीक है। मैंने तो मेहनत कर ली और आपकी जो मेहनत है वो आप 2-4 बार इसको वीडियो को देखना और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहना। अगर पसंद आया तो ज़रूर से कमेंट करना, उससे वीडियो की रीच बढ़ता है और यार मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता ही है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ऑफबीट स्टडी के नाम से ही है। तो ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।